प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 193। नीलकमल और बैंगनी लपटें। नीलकमल अग्नि। देवांश ठाकुर के मुंह से बेसाख्ता ये शब्द निकल पड़े। इस दुनिया में इतनी भयानक और अनूठी आग कैसे हो सकती है? देवांश के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी और उसे संभलने में कुछ पल लग गए। आखिरकार अनूठी एग्री शक्तियों में भी ताकत और कमजोरी का फर्क होता है। नीलकमल अग्नि भले ही शीर्ष 10 अनूठी लपटों की सूची में न हो, फिर भी पूरे साधना जगत में सभी साधकों और अनूठी लपटों के बीच 11वें सबसे भयानक स्थान पर गर्व से खड़ी थी। देवांश की यादों में एक बार अमर सम्राट स्तर के एक बेमिसाल विशेषज्ञ ने नीलकमल अग्नि को अपने वश में करने की कोशिश की थी। हालांकि उसने अपने सारे जादुई अस्त्र शस्त्र खपा दिए, फिर भी न केवल वह नीलकमल अग्नि को वश में करने में असफल रहा, बल्कि उसने अपनी मूल आत्मा तक को जला दिया, जिससे उसकी साधना में भारी गिरावट आई। अंत में वह डिप्रेशन में मर गया, जो वाकई बहुत दुखद था। यही कारण था कि नीलकमल अग्नि को इतना शक्तिशाली पाकर देवांश इतना हैरान था। उसके शुरुआती अनुमान के अनुसार उसे लगा था कि शायद इस दुनिया में कोई अनूठी अग्नि होगी ही नहीं। इसलिए जब उसे आभास हुआ कि यहाँ कोई अनूठी अग्नि हो सकती है, तो उसने मान लिया था कि यह कोई साधारण सी आग होगी। वह तब भी संतुष्ट हो जाता अगर वह रैंकिंग सूची में सबसे नीचे होती या बिना किसी रैंकिंग के होती। लेकिन अब उसके सामने अनूठी लपटों की रैंकिंग सूची में 11वें नंबर की अग्नि साक्षात मौजूद थी। भले ही देवांश आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन इस पल वह भी दंग रह गया था। खुद को संभालने के बाद देवांश को जल्दी ही एक समस्या का पता चला। नीलकमल अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि यह साधारण सा अग्निशमन चक्रव्यूह उसे किसी भी हाल में दबा नहीं सकता था। भले ही उस चक्रव्यूह को बनाने वाला कोई अमर सम्राट जितना शक्तिशाली ही क्यों न हो, केवल एक शुरुआती स्तर के अग्निशमन चक्रव्यूह के भरोसे नीलकमल अग्नि को कभी नहीं दबाया जा सकता था। ये कैसे संभव है? देवांश ने हल्की सी भरिकुटी तानी और एक बार फिर अपनी दिव्य दृष्टि फैलाकर उस जादुई चक्रव्यूह के अंदर झांका। बारीकी से जांच करने पर देवांश को माजरा समझ में आ गया। ये कमल के आकार की लपट जो बैंगनी आग उगल रही थी, भले ही असल में नीलकमल अग्नि थी, लेकिन ये केवल उसका सार था। सरल शब्दों में, चक्रव्यूह द्वारा दबाई गई यह नीलकमल अग्नि ज्यादा से ज्यादा नीलकमल अग्नि का बीज मानी जा सकती थी। इसकी शक्ति पूर्ण नीलकमल अग्नि के 1 करोड़वें हिस्से से भी कम थी, इसीलिए इसे अग्निशमन चक्रव्यूह द्वारा दबाया जा सका था। नीलकमल अग्नि के इस सार को पूर्ण रूप में बदलने के लिए इसे अभी लगातार ऊर्जा निगलने और विकसित होने की आवश्यकता थी। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी, लेकिन इस चरण पर देवांश के लिए ये निस्संदेह सबसे बड़ा इनाम था। आखिरकार एक पूर्ण नीलकमल अग्नि देवांश के लिए गले की हड्डी बन जाती। भले ही वह उसके सामने रखी होती, वह उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अगर यह नीलकमल अग्नि का सार था, तो बात ही कुछ और थी। देवांश के पास इसे सोखने, अपने शरीर में मिलाने और अपनी साधना को सुधारने में इसकी मदद लेने का तरीका था। और जैसे जैसे उसकी साधना बेहतर होगी, यह अग्नि भी विकसित हो सकती थी। ऐसा चक्र देवांश की साधना प्रक्रिया को काफी छोटा कर देगा। ये समझने के बाद देवांश ने कोई संकोच नहीं किया। उसने सीधे पूरे अग्निशमन चक्रव्यूह को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लिया। फिर उसकी आकृति चमकी और वह धुंध के माध्यम से पहाड़ की चोटी पर लौट आया। इस नीलकमल अग्नि के सार को पूरी तरह से सोखना कम समय में संभव नहीं था। उसे पहले यहाँ के मामलों को निपटाना था, फिर शांति से साधना करने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढनी थी।
और जैसे ही देवांश ने अग्निशमन चक्रव्यूह को पूरी तरह से वापस लिया, 100 मील के दायरे में फैली अजीबोगरीब लपटें तुरंत गायब हो गईं। उन अजीब लपटों की मदद के बिना बाहरी 6 डिंग दिव्य अग्नि चक्रव्यूह द्वारा बनाई गई आग ने भी अपनी शक्ति खो दी और स्वर्गीय वर्षा द्वारा उसे जल्दी ही बुझा दिया गया। पहाड़ी हवा बहने लगी और सफेद धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। पुणे से आए आम लोगों ने खुशी से जयकारे लगाए। आसमान को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपनी कुदाल और फावड़े उठाए और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में लौटने लगे। जोरावर रायचंद और अन्य लोग भी चुपचाप खिसकना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें देवांश की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? ये सुनते ही जोरावर रायचंद और बाकी लोगों के चेहरे फक पड़ गए। पहाड़ की आग की तपिश के बिना वे लोग, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, तुरंत कांपने लगे, पता नहीं ठंड से या डर से। हालांकि मीरा नायर ने जादू की तरह एक पीला ताबीज निकाला और उसे जलाने के बाद जल्दी से अपने कपड़े सुखा लिए, जिसे देखकर सब जल भुन गए। आग बुझ गई है, अब आप और क्या करना चाहते हैं? जोरावर रायचंद ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। क्या इतनी जाहिर सी बात भी पूछने लायक है? देवांश ने लापरवाही से कहा, मानो जोरावर रायचंद को मारना बहुत ही मामूली बात हो। महागुरु, मुझसे गलती हो गई। क्या आपको मेरे रायचंद परिवार के ऊर्जा मणि नहीं चाहिए थे? बस मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अभी घर फोन करूंगा और उन्हें सारे ऊर्जा मणि आपको भेजने के लिए कहूंगा, कैसा रहेगा? जोरावर रायचंद सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने लगा। उसके चेहरे पर अब पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। कोई और रास्ता नहीं था। एक ऐसे महागुरु के सामने जो केवल एक उंगली से चक्रव्यूह बना सकता था, अगर वे सब मिलकर भी हमला करते तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। अगर वह जिद्दी बना रहता तो उसे मरना ही था। इसके अलावा जोरावर रायचंद को लगा कि चूंकि देवांश की एक मांग थी, तो अगर वह उसे पूरा कर दे तो वह निश्चित रूप से बच जाएगा। हालांकि ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया, बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलने के बाद देवांश ने अपनी बाईं उंगलियों को चटकाया और उसकी स्टोरेज रिंग से नीलकमल अग्नि की एक लपट तुरंत बाहर निकली और सीधे जोरावर रायचंद के शरीर से जा टकराए। पल भर में एक भीषण आग भड़क उठी, जोरावर रायचंद को जलाते हुए, जो जमीन पर लोटपोट होकर भूत की तरह चीख रहा था। लेकिन चाहे वह कितना भी लोटा, उसके शरीर की आग जरा भी नहीं बुझी, न ही बाहर की ओर फैली। उन अजीब लपटों की तरह वे केवल जोरावर रायचंद के चारों ओर जल रही थीं, मानो कैद हों। यह नज़ारा देखकर सबकी आंखें डर के मारे बाहर निकल आईं। क्या वह अजीब पहाड़ी आग बुझ नहीं गई थी? ये फिर से कैसे भड़क उठी और जोरावर रायचंद के शरीर पर आ गई? क्या पिछली पहाड़ी आग सब देवांश का ही किया धरा था, या फिर देवांश ने उस अजीब पहाड़ी आग को वश में कर लिया था? चाहे जो भी हो, देवांश के प्रति उनका डर इस पल अपने चरम पर पहुंच गया। नेताजी, चाचा, मुझे बचाओ, बचाओ! जोरावर रायचंद ने संघर्ष किया, रेंगते हुए कमिश्नर सुरेश पाटिल की ओर बढ़ा। ये देखकर कमिश्नर सुरेश पाटिल ने जल्दी से पीछे कदम खींचे, जैसे किसी प्लेग के मरीज से बच रहे हों। जोरावर को छूने की हिम्मत नहीं हुई। जोरावर रायचंद इस समय अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। सुरेश पाटिल को खुद से बचते देख उसे अचानक न जाने कहां से ताकत मिली। वह जमीन से उछला और कुछ ही कदमों में नाजुक सुरेश पाटिल को पकड़ लिया, फिर उसे कसकर गले लगा लिया। जो आग पहले केवल जोरावर रायचंद के शरीर पर जल रही थी, वह तुरंत फैलकर सुरेश पाटिल के शरीर पर भी लग गई। जल्द ही पहाड़ी की चोटी से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी, जो हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। आग को संक्रामक होते देख आसपास के सभी लोग तुरंत दूर हट गए, इस डर से कि कहीं वे भी इन दोनों की वजह से लपेटे में न आ जाएं। जब दोनों का गला बैठ गया, वे जमीन पर ढेर हो गए और जलकर राख के ढेर में बदल गए। तब जाकर आग पूरी तरह बुझी और सबने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन देवांश ने इंस्पेक्टर शिंदे की ओर देखा और एक मासूम मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे आग के समुद्र में फेंकना चाहते हो? ये सुनते ही इंस्पेक्टर शिंदे तुरंत धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़े। अपने दाहिने हाथ के दर्द की परवाह किए बिना वह लगातार माथा टेकने लगे और देवांश से माफी मांगने लगे, दया की हर संभव भीख मांगते हुए। कहाँ गया उनका पहले वाला रोबदार अंदाज? लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी माफी मांगी हो, उनके पैरों से एक लपट उठी और जल्दी ही उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी दिल दहला देने वाली चीखों के बीच देवांश ने बाकी लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन था जिसने अभी कहा था कि वह मुझे जान से मारना चाहता है? अध्याय 194, दुनियादारी के बंधनों से मुक्त, अलौकिक और दिव्य। पहाड़ की आग बुझ गई थी, बारिश थम गई थी, विशाल काले बादल पल भर में बिखर गए थे और चमकदार सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा, जिसमें हल्की हवा के साथ मिट्टी की भीनी खुशबू घुली थी, और साथ में देवांश की बसंत जैसी मुस्कान, यह एक मनमोहक नजारा होना चाहिए था। लेकिन वहां मौजूद हर किसी को केवल अपनी रीढ़ में सिहरन और सिर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। विशाल पहाड़ी की चोटी पर फिर से सन्नाटा छा गया।
किसी ने देवांश के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुरा रहे थे और कदम अनजाने में पीछे हट रहे थे, ये जानते हुए कि अजीब आग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जिन लोगों ने देवांश का अपमान किया था उन्हें आसपास के लोगों ने तुरंत अलग थलग कर दिया ताकि वे खुद लपेटे में न आ जाएं। इसलिए देवांश को उन्हें एक एक करके पहचानने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे जल्दी ही पता चल गया कि किसने जुबान चलाई थी और कौन मौत को दावत दे रहा था। इस प्रकार जल्द ही उन अलग थलग पड़े लोगों के पैरों के नीचे से अजीब लपटें उठीं जो पास से दूर तक तेजी से फैल गईं। कुछ चालाक लोगों ने अलग थलग होने पर तुरंत उन लोगों की नकल की जो असभ्य नहीं थे और दो दो तीन तीन के समूहों में इकट्ठा हो गए, घुलने मिलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनके पैरों के नीचे जलती आग ने उन्हें बता दिया कि ऐसी बचकानी हरकतें देवांश की नजरों से नहीं बच सकती। आग के गोलों को चीखते चिल्लाते और पहाड़ी से नीचे लुढ़कते देख जिन लोगों ने देवांश की निंदा या अपशब्द नहीं कहे थे वे भी अपने दिलों में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सके, सिर्फ बारिश में भीगने से नहीं बल्कि एक अनियंत्रित डर से जो उनकी हड्डियों में बैठ गया था। यह आदमी अगर कुछ नहीं करता तो शांत रहता, लेकिन एक बार जब वह करता तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह जड़ से उखाड़ फेंकता और हर एक को खत्म कर देता। ये क्रूरता और निर्णायक कार्रवाई मासूम बनकर बड़ा शिकार करना इन लोगों को विस्मय और भय से भर रही थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि देवांश कोई नाटक नहीं कर रहा था। उसने जोरावर रायचंद और अन्य लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि पहले वह सबसे सरल तरीके से अधिक ऊर्जा मणि प्राप्त करना चाहता था और दूसरा अपनी मूल ऊर्जा को बहाल करना चाहता था। पहाड़ की आग में जल रही उस अनूठी अग्नि की तुलना में उनकी जान लेना थोड़ा समय बर्बाद करने जैसा और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा का थोड़ा अपव्यय लग रहा था। लेकिन अब जब अनूठी अग्नि का सार हाथ में था तो देवांश बिना किसी संकोच के हिसाब बराबर करने के लिए तैयार था। 1,00,000 साल के साधना अनुभव ने उसे नफा नुकसान के सिद्धांत को गहराई से समझा दिया था। जो लोग उसे कोस रहे थे वे अनूठी अग्नि प्राप्त होने तक इंतजार कर सकते थे, लेकिन अगर वह इस अनूठी अग्नि के सार को चूक जाता तो यह नुकसान ऐसा नहीं था जिसकी भरपाई कुछ लोगों को मारकर की जा सके। 1,00,000 साल में अमर सम्राट स्तर तक साधना करने के बाद उसका आचरण स्वाभाविक रूप से बेहद स्थिर था। पुणे के जो निवासी चले गए थे उन्होंने स्वाभाविक रूप से यहाँ पहाड़ी की चोटी पर स्थिति को देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग फैलेगी नहीं तो वे पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। आग बुझ चुकी थी लेकिन लोगों में अभी भी आग लग रही थी। ऐसी उच्च स्तरीय स्थिति स्पष्ट रूप से आम लोगों की समझ से परे थी। जब तक कोई और बड़ी पहाड़ी आग नहीं लगती तब तक जल्दी निकल जाना और दूर चले जाना ही बेहतर था। वे खुद को कैसे भी जलाएं उन्हें क्या। और वह अंकल जिन्होंने पहले देवांश और अन्य लोगों को जल्दी घर जाने के लिए कहा था, उन लोगों के राख में बदल जाने के बाद एक बार फिर देवांश के पास से गुजरे। उन्हें शायद पहाड़ी की चोटी पर तनावपूर्ण माहौल का पता नहीं चला, इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए देवांश की ओर देखा, यहाँ तक कि उसके कंधे को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया और खुशी से हंसते हुए बोले, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, अब हम जैसों की भी जरूरत नहीं रही, हा हा हा। इतना कहकर देवांश के जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने अपना फावड़ा कंधे पर रखा, एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए घर की ओर चल दिए। जब सबने यह नजारा देखा तो उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। अंकल, क्या आप जानते हैं कि यह आदमी ही वह ऊपर वाला है जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्या आपको इस तरह साक्षात मौत के कंधे को थपथपाने से अपने हाथ पैर खोने का डर नहीं है? लेकिन देवांश ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अंकल की जाती हुई पीठ को देखकर मुस्कुराया भी। विशाल अखंड भारत ठीक ऐसे ही अनगिनत आम लोगों की वजह से मजबूत खड़ा है, जो गुमनाम है लेकिन नाजुक मौकों पर आगे आने में सक्षम हैं, जो भारत की रीढ़ हैं। इसलिए भले ही बिजली और बारिश को बुलाना कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय नहीं था, फिर भी देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। आम नागरिकों और जोरावर रायचंद के समूह के साथ बिल्कुल अलग व्यवहार ने पहाड़ी की चोटी पर मौजूद लोगों को, जिन्होंने ये सब देखा, बेहद जटिल भावनाओं में छोड़ दिया। और अमृता नायर और उसकी बेटियों की आंखों में चमक थी, खासकर अमृता नायर, जिसने अभी अभी जोरावर रायचंद की बदतमीजी का सामना किया था। अब उसकी तुलना देवांश के कार्यों से करते हुए उसने देवांश को असाधारण रूप से श्रेष्ठ पाया, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व आकर्षण से भरा हो। अमृता नायर को खुद एहसास नहीं हुआ कि काफी समय हो गया था जब उसने किसी पुरुष को इतने लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखा हो जैसा उसने आज किया। और देवांश ये पुष्टि करने के बाद कि कोई भी मछली जाल से नहीं फिसली है, मीरा नायर की ओर चला और पूछा, क्या तुम जानती हो कि रायचंद परिवार कहाँ रहता है? जैसे ही ये शब्द निकले, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि यह आदमी उन्हें पूरी तरह से मिटाने का इरादा रखता है। अच्छा हुआ मैंने अभी खुद को रोक लिया और उसका अपमान नहीं किया, वरना अगर मैं मर जाता तो मैं अपने परिवार को भी ले डूबता। भीड़ के बीच ऐसे विचार उठे, मैं जानती हूँ ये क्लाउड नॉर एन्क्लेव में है। मीरा नायर ने सच्चाई से जवाब दिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वहाँ ले चलूँ? लेकिन देवांश सहमत होने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बाईं छोटी उंगली से भीषण गर्मी की एक लहर उठी।
अगर उसके शरीर की सुरक्षा के लिए आत्मिक ऊर्जा न होती तो उसकी स्टोरेज रिंग और छोटी उंगली उसे एक पल में जलकर खाक हो जाती। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी, वह जानता था कि इसका मतलब है कि अग्निशमन चक्रव्यूह अब नीलकमल अग्नि के सार को दबा नहीं पा रहा था। ये समझते ही देवांश का दिल दहल गया और उसने जल्दी से मीरा नायर को निर्देश दिया, मुझे एक जरूरी काम है। तुम पहले पुणे वापस जाओ और रायचंद परिवार से कहो कि जोरावर रायचंद द्वारा मेरा अपमान करने के लिए माफी के रूप में ऊर्जा मणि तैयार रखें, वरना जब मैं योगी निर्वाण खुद उन्हें लेने आऊंगा तो ये कुछ दर्जन ऊर्जा मणियों जितना सरल नहीं होगा। पूरे रायचंद परिवार को नीचे जाना होगा और जोरावर रायचंद के साथ दफन होना होगा। इतना कहकर देवांश ने संकोच नहीं किया। अपनी बाईं छोटी उंगली की रक्षा करते हुए वह उसी रास्ते वापस भागा जिस रास्ते से आया था। उसे याद आया कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ी झील थी जो नीलकमल अग्नि के सार से निकलने वाली गर्मी की लहरों को दबाने के लिए एकदम सही होगी। जब तक उसकी आकृति पूरी तरह से गायब नहीं हो गई तब तक पहाड़ी की चोटी पर खड़े लोगों के समूह ने राहत की सांस नहीं ली, अपने तनावग्रस्त शरीरों को ढीला किया और गहरी सांसें लेने लगे। और कुछ चालाक लोग जल्दी से अमृता नायर और तीनों महिलाओं की ओर बढ़े, अपने परिवार का नाम और फिर अपने इरादे बताते हुए, ये कहते हुए कि उनके परिवार पीढ़ियों तक नायर परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नायर परिवार चाहे तो वे नायर परिवार की ओर से रायचंद परिवार तक मिस्टर देवांश का संदेश पहुंचाने में खुशी महसूस करेंगे। ये सुनकर अमृता नायर और मायरा नायर दोनों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि ये लोग नायर परिवार की खुशामद करने की कोशिश कर रहे हैं और मिस्टर देवांश के शब्दों को रायचंद परिवार तक पहुंचाना नायर परिवार के प्रति वफादारी की शपथ देने का एक तरीका है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि सहमत हो या नहीं, इसलिए उन्होंने मीरा नायर की ओर देखा। मीरा नायर इस समय उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी कि देवांश ने खुद को योगी निर्वाण क्यों कहा। अपनी माँ और बहन की सवालिया निगाहों को देखकर वह वास्तविकता में लौटी और उन लोगों को जवाब दिया जो सद्भावना दिखा रहे थे, नायर परिवार है और हम हैं। मेरे पास आने से पहले ठीक से सोच लेना। अपनी बहन के आग के समुद्र में गिरने के बाद उसने निर्दयी नायर परिवार के लिए अपना सारा स्नेह पूरी तरह खो दिया था। वह नहीं चाहती थी कि बेरहम नायर परिवार तीनों महिलाओं की वजह से देवांश की सफलता का फायदा उठाए। सद्भावना दिखाने आए लोग पहले तो मीरा नायर की बात सुनकर दंग रह गए, फिर तुरंत उसका मतलब समझ गए। उन्होंने शायद ही कोई संकोच किया और व्यक्त किया कि वे अब से मीरा नायर का अनुसरण करेंगे। जहां तक नायर परिवार का सवाल है, ये सिर्फ एक संयोग था कि उनका उपनाम मीरा नायर जैसा ही था। हालांकि पुणे में इन लोगों का प्रभाव बहुत अधिक नहीं था, फिर भी तीनों महिलाएं बहुत हैरान थीं। आखिरकार नायर परिवार की तुलना में तीनों महिलाएं चींटियों की तरह थीं। फिर भी इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें चुना, जिससे उन्हें सपने जैसा अवास्तविक एहसास हुआ। मायरा नायर ने इसे एक बार कंफर्म भी किया और केवल जब उसने उन लोगों से सटीक और सकारात्मक उत्तर सुने तभी उसे विश्वास हुआ कि उसके कानों ने उसे धोखा नहीं दिया है। सामने खड़े दर्जन भर लोगों को देखकर वे जानती थीं कि ये लोग अब से पुणे में तीनों महिलाओं के अनुयायी होंगे। और इससे पहले उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके पास अपनी खुद की ताकत और अनुयायी होंगे। लगभग एक साथ तीनों महिलाओं ने अपना सिर घुमाया और पर्वत श्रृंखला के छोर की ओर देखा, जहां देवांश की आकृति गायब हो गई थी। वे अच्छी तरह जानती थीं कि अटूट वफादारी को प्रेरित करने की उनकी वर्तमान क्षमता पूरी तरह से उस व्यक्ति की बदौलत थी। मीरा नायर ने संदेश पहुंचाने में मदद करने के उनके प्रस्तावों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और फिर उन्हें खारिज कर दिया। हालांकि वह अपने पिछले सवाल पर विचार करती रही। वह नहीं समझ पा रही थी कि देवांश ने खुद को योगी निर्वाण क्यों कहा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ज्यादा गहराई में नहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि देवांश के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे। इसलिए योगी निर्वाण नाम को अपनी यादों में मजबूती से बसाने के बाद उसने अपनी बहन और मां को निर्देश दिया कि इस विशेषज्ञ को, जिसने फिर से उनकी जान बचाई है, अब से केवल योगी निर्वाण कहा जाना चाहिए। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी मां और बहन को याद हो गया है, मीरा नायर ने तबाह हो चुके जंगल पर एक नजर डाली, फिर दृढ़ आंखों के साथ पीछे मुड़ी और पुणे की ओर चल पड़ी। वह देवांश के निर्देशों को दूसरों को नहीं सौंपेगी और वह उन्हें तुरंत पूरा करेगी। योगी निर्वाण साधना जगत में देवांश का नाम था, जो उसे उसके गुरु नीलांबर स्वामी ने दिया था, जिसका अर्थ था मानसिक बंधनों से मुक्त, सुंदर और अलौकिक। नीलांबर स्वामी को उम्मीद थी कि वह अपने पिछले जुनून और मोह को छोड़ सकेगा और एक लापरवाह सहजता और धूल से मुक्त मन की स्थिति प्राप्त कर सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से देवांश उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसके बजाय वह अपनी पत्नी और बेटी के प्रति अपने मोह के साथ 1 लाख साल तक जीता रहा। फिर भी इसके बावजूद योगी निर्वाण नाम अभी भी पूरे साधना जगत में गूंजता था। हालांकि सभी जातियों के साधक उसे उसके पूरे नाम से पुकारने की हिम्मत नहीं करते थे, बल्कि सम्मानपूर्वक उसे अमर राजा निर्वाण, अमर सम्राट निर्वाण और सर्वोच्च अमर सम्राट निर्वाण के रूप में संबोधित करते थे।
देवांश सरपट भागा और जल्द ही विशाल झील पर पहुंच गया। ये जगह जंगल में थी, पानी पीने वाले हिरन जैसे जंगली जानवरों के अलावा यहाँ कोई अन्य इंसानी निशान नहीं थे। देवांश ने कोई संकोच नहीं किया, सीधे झील में गोता लगा दिया। फिर एक विचार के साथ उसने अपनी स्टोरेज रिंग से अग्निशमन चक्रव्यूह को बुलाया। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा द्वारा निर्देशित होकर आकाश भक्षण सूत्र का संचालन किया और नीलकमल अग्नि के सार को निगलना शुरू कर दिया। अध्याय 195 जलभेदी से पंगा लेकर क्या उसके बचने का कोई रास्ता है। कहा जाता है कि आकाश भक्षण सूत्र को अगर चरम सीमा तक साधा जाए तो इंसान एक ही विचार से पूरे आसमान को निगल सकता है। देवांश ने अभी तक इसे चरम सीमा तक नहीं साधा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह सचमुच एक विचार से आसमान निगल सकता है या नहीं। लेकिन देवांश का मानना था कि आकाश भक्षण सूत्र में वाकई दुनिया की हर चीज को निगलने की क्षमता है। यही वजह थी कि देवांश ने नीलकमल अग्नि के सार को छोड़ दिया था, इस इरादे से कि वह उसे निगल लेगा और खुद में समाहित कर लेगा। देवांश का विचार अच्छा था, लेकिन जब उसने वास्तव में इसे अमल में लाना शुरू किया तब उसे एहसास हुआ कि यह कितना मुश्किल है। भले ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अग्निशमन चक्रव्यूह को हटाया, बैंगनी अग्नि के सार से निकलने वाली गर्म लहरों ने उसकी त्वचा को जला दिया, उसे फाड़ दिया और उसका मांस बाहर निकाल दिया। यह मत भूलो कि यह एक झील की तलहटी थी, चारों ओर पानी ही पानी था जो स्वभाव से बेहद ठंडा था और किसी भी आग को दबा सकता था। लेकिन जैसे ही बैंगनी अग्नि का सार प्रकट हुआ, उसने तुरंत देवांश के आसपास के झील के पानी को खौलते हुए तापमान तक गर्म कर दिया, यहाँ तक कि लगभग 10 फीट के आकार का एक शून्य स्थान भी जला दिया, जहाँ झील का पानी तुरंत भाप बन गया, बुलबुले बनाते हुए सतह पर उठने लगा। आसपास का पानी उस खाली जगह को समय पर भर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह तुरंत भाप में बदलकर सतह की ओर उठ जाता। अगर कोई इस समय ऊपर से देखता तो उसे इस विशाल झील के केंद्र से लगातार बुलबुले उठते दिखाई देते, मानो नीचे कोई गीजर फट पड़ा हो। विशाल झील का ये हाल था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय देवांश का शरीर किस तरह का दर्द सह रहा था। जब अग्निशमन चक्रव्यूह पूरी तरह से हटा दिया गया तो सोयाबीन के दाने के आकार की एक बर्फ क्रिस्टल जैसी वस्तु तुरंत देवांश के सामने प्रकट हुई। वैक्यूम क्षेत्र, जो पहले केवल 10 फीट का था, तुरंत 30 फीट तक फैल गया। उस क्षेत्र के भीतर सब कुछ, चाहे वह ठंडा पानी हो या मछली, झींगा और केकड़े, सब राख में बदल गए और हवा में गायब हो गए। ये भी गनीमत थी कि झील काफी गहरी थी, जिससे आग सतह को जलाकर देवांश को बेनकाब नहीं कर पाए। लेकिन उस भीषण उच्च तापमान ने जल्दी ही देवांश की सुरक्षात्मक आत्मिक ऊर्जा को जला दिया, फिर उसके कपड़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और अंत में उसकी त्वचा को तब तक जलाया जब तक कि वह फट नहीं गई और छिल नहीं गई। अंततः उसकी मांसपेशियों को भी काट दिया। हालांकि नीलकमल अग्नि स्वयं विनाश और जीवन शक्ति दोनों को नियंत्रित करती है, इसलिए बैंगनी अग्नि द्वारा जलाई गई त्वचा और मांसपेशियां नीलकमल की सहायता से जल्दी ही ठीक हो गईं। फिर भी वे ठीक हुई ही नहीं थीं कि बैंगनी अग्नि द्वारा फिर से जला दी गईं और फाड़ दी गईं, जो वास्तव में एक दर्दनाक अनुभव था। और उसके रक्त में मौजूद काला शाप, जिसे वह केवल दबा सकता था लेकिन हटा नहीं सकता था, इस बैंगनी अग्नि के सार द्वारा सिर्फ एक ही मुठभेड़ में बिना किसी निशान के जला दिया गया, जिससे देवांश बेहद हैरान हुआ। ये नीलकमल अग्नि के सार का बस एक कतरा है, फिर भी इसमें इतनी शक्ति है। अगर नीलकमल अग्नि का मुख्य शरीर यहाँ आ जाए तो क्या वह पूरे ग्रह को जलाकर राख नहीं कर देगा? नीलकमल अग्नि के सार की शक्ति देवांश की कल्पना से परे थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह 2 या 3 दिनों में इस अनूठी अग्नि के सार को पूरी तरह से निगल सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बिना 1 महीने या उससे अधिक के वह इस बैंगनी अग्नि के सार को वश में करने की उम्मीद नहीं कर सकता। और इस महीने के दौरान देवांश को बार बार जीवन और मृत्यु के बीच झूलना होगा, जिससे उसका जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। लेकिन 1 लाख साल की साधना के दौरान उसने जो दर्द सहा था, उसकी तुलना में ये तो एक शुरुआत भी नहीं थी। अखंड भारत के पूर्वी हिस्से में एक विशाल नदी के मुहाने पर, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी थी, एक तीखी चीरती हुई चीख ने आसमान को काट दिया और फिर एक बर्फ जैसा सफेद साया तेजी से नीचे झपटा और काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की बांह पर स्थिर होकर बैठ गया, गर्व और अहंकार के भाव के साथ। बूढ़े आदमी ने हंसिनी के पैर से एक गुप्त पत्र लिया, फिर नदी की सतह पर थप्पड़ मारा और 1 फुट लंबी नदी की मछली पानी से बाहर उछली, सीधे बूढ़े आदमी की ओर। बूढ़े आदमी ने उसे 2 उंगलियों से पकड़ा, फिर विजयी भाव से उसे हंसिनी को पेश किया, ये सोचते हुए कि वह इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेगा और फिर नदी की मछली को किसी एकांत जगह ले जाकर इस दुर्लभ दावत का आनंद लेगा। हालांकि हंसिनी ने बस अपना सिर फेर लिया, नदी की मछली पर एक नजर भी नहीं डाली और अंत में बूढ़े आदमी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊंचा उड़ गया। बूढ़े आदमी ने पहले सोचा कि वह चला जाएगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। आसमान में ऊंचा उड़ने के बाद हंसिनी नदी की सतह की ओर झपटा, उसके पंजे पानी को टटोलने लगे। जब उसने फिर से उड़ान भरी तो उसके पंजों में पहले से ही एक मोटी और रसीली नदी की मछली थी।
जानबूझकर या अनजाने में वह पक्षी नदी की मछली के साथ काले लबादे वाले बूढ़े आदमी के पास से उड़ा और शायद अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने बूढ़े आदमी के सिर के ऊपर कुछ चक्कर लगाए, फिर एक लंबी चीख निकाली और दूर क्षितिज में ओझल हो गया। हंसिनी की धीरे धीरे गायब होती आकृति को देखते हुए काले लबादे वाले बूढ़े आदमी का चेहरा अनियंत्रित रूप से फड़कने लगा। वह एक प्रतिष्ठित सिद्ध महागुरु वास्तव में एक जानवर द्वारा तिरस्कृत किया गया था। रघु काका स्वाभाविक रूप से हंसिनी के साथ वास्तव में बहस नहीं करेंगे। एक कड़वी मुस्कान के बाद उन्होंने गुप्त पत्र खोला और पढ़ने लगे। हालांकि बस एक सरसरी नजर के साथ उनके काले लबादे के नीचे छिपे चेहरे का भाव काफी बदल गया। उसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी नदी की मछली को फेंक दिया और पूजा के पीछे खड़े होकर बेचैनी से इंतजार करने लगे। जब पूजा ध्यान और चिंतन में होती थी तो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था और न ही कोई कर सकता था। किसी भी चीज से विचलित न होने वाली बर्फ की तरह साफ हृदय स्वभाव वाली उस पल पूजा का वर्णन यही था। इसलिए चाहे काले लबादे वाले बूढ़े आदमी कितने भी बेचैन क्यों न हो, वे केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे। इंतजार के दौरान ये पुष्टि करने के लिए कि क्या उन्होंने गलत पढ़ा है, उन्होंने इसे कई बार दोबारा पढ़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि उनकी बूढ़ी आंखें उन्हें धोखा नहीं दे रही हैं, उनके चेहरे पर चिंता का भाव पहले से भी अधिक गहरा हो गया। बस इस बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने उसके पीछे 4 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया, तब जाकर पूजा अपने ध्यान और चिंतन से बाहर निकली। पूजा को अपना चिंतन समाप्त करते देख काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने जल्दी से गुप्त पत्र पूजा को सौंपा और संक्षेप में कहा, मिस पूजा, पुणे में एक अजीब पहाड़ी आग दिखाई दी जिसमें केवल एक ही मौत हुई। भैरव सिंह, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को पलट सकता था, मारा गया और नॉर्थ मुंबई को एकजुट कर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर दक्षिण के खन्ना परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। और यह भी, बाबा कालभैरव, चेन्नई का वो बूढ़ा मछुआरा, न केवल मरा नहीं है बल्कि उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। पूजा ने ये सुना लेकिन गुप्त पत्र नहीं लिया। उसे पहले 2 बिंदुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने सीधे पूछा, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बाबा कालभैरव की मुख्य हड्डियां टूट गई थीं और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था? क्या खुफिया जानकारी गलत थी? खुफिया जानकारी सही थी, किसी ने उसे बचाया। रघु काका ने सच्चाई से जवाब दिया। क्या वह पिल एलायंस का कोई व्यक्ति था? पूजा ने भावहीन चेहरे के साथ पूछा। उनके पास इतनी शक्तिशाली औषधीय गोलियां कब से आ गईं? इससे पहले कि रघु काका जवाब दे पाते, उसने हाथ बढ़ाया, बूढ़े आदमी के हाथ से गुप्त पत्र लिया और थोड़े खुले लाल होठों के साथ धीरे से पूछा, ये 3 मामले हैं, इन्हें एक साथ क्यों भेजा गया? पढ़ने के बाद उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह जल्दी ही मुस्कुरा दी। तो वे सब उस लड़के से जुड़े हैं। बाबा कालभैरव को बचाना, भैरव सिंह को मारना, नॉर्थ मुंबई को एकजुट करना, पहाड़ी आग बुझाना। रघु काका, ये दुनिया वाकई और भी दिलचस्प होती जा रही है। मिस पूजा की हल्की मुस्कान देखकर रघु काका ने लगभग अनजाने में पूछा, मिस, क्या आपको कोई आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है? पूजा ने सिर हिलाया। आधे महीने या उससे अधिक का ध्यान और चिंतन उतना उपयोगी नहीं था जितना उस लड़के का एक गुप्त पत्र। ऐसा लगता है कि यह ध्यान और चिंतन करने लायक नहीं है। बोलने के बाद पूजा ने विशाल धुंधले समुद्र की ओर देखा और रघु काका से कहा, काका, जयपुर वापस चलते हैं, मुंबई नहीं जाना। रघु काका बहुत हैरान थे। क्या वह उस लड़के को देखने मुंबई नहीं जा रही थी? पूजा ने ये सुना और एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चलो, इस बारे में तब बात करेंगे जब वह जोरावर के गुरु महागुरु जलभेदी के हाथों से बच जाएगा। महागुरुओं के दायरे में सर्वोच्च, 1 उंगली से नदी काटने वाला महागुरु जलभेदी। रघु काका अपनी भरीकुटी ताने बिना नहीं रह सके। उसने कब महागुरु? इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, रघु काका को अचानक याद आया कि भैरव सिंह, जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को पलट सकता था, महागुरु जलभेदी का शिष्य था। बहुत कम लोग ये खबर जानते थे और उनका दिमाग पूरी तरह से बाबा कालभैरव के मौत से पुनर्जीवित होने पर केंद्रित था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें तुरंत इसका ख्याल नहीं आया। उफ, वह वास्तव में जानता है कि मुसीबत कैसे मोल ली जाती है। महागुरु जलभेदी से पंगा लेकर क्या उसके बचने का कोई रास्ता है? रघु काका ने गहरी सांस ली, मिस पूजा की ओर देखा और नहीं जानते थे कि उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए कैसे मनाया जाए। उन्हें वाकई उस लड़के देवांश के प्रति लगाव महसूस हो रहा था। न केवल उसने बाबा कालभैरव को हराया, बल्कि उसने भैरव सिंह को भी मार डाला, यहाँ तक कि उसने बाबा कालभैरव को मौत के मुंह से भी बचा लिया। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? वास्तव में यदि संभव हो तो वे उसे अपने सभी अद्वितीय कौशल सिखाने को भी तैयार होंगे। लेकिन इतने सालों तक मिस पूजा के साथ रहने के बाद वे पहले से ही उनके हृदय स्वभाव को समझते थे। वह केवल इस दुनिया के सभी मामलों को एक ठंडी नज़र से देखती थी, कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी। फिर भी रघु काका ने झिझकते हुए पूछा, मिस, अगर आप हस्तक्षेप नहीं करती तो क्या वह
तो यही उसका भाग्य है, पूजा ने उदासीनता से कहा। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गम। ये सुनकर काका ने आह भरी। मिस पूजा के केबिन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा इकट्ठा की और एक उंगली से इशारा किया, जिससे वास्तव में नदी की सतह पर एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया। अनगिनत मछलियां मारी गईं, लेकिन यह अभी भी एक उंगली से नदी काटने की सीमा से बहुत दूर था। इस प्रकार भले ही वह उस लड़के की मदद करना चाहते हों, लेकिन महागुरु जलभेदी के सामने वे शायद शक्तिहीन होंगे जो एक उंगली से नदी काट सकते थे। काका लाचार होकर अपनी चीख को वापस ले लिया। महान नदी से बाहर निकल आए, फिर नाव को घुमाया और समुद्र के रास्ते उत्तर की ओर चल दिए। मुंबई में सिया अपने कार्यालय में बैठी थी। अपने ब्लॉक किए गए मैसेजेस में देवांश के जाने की सूचना देख रही थी। न जाने क्यों उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। अध्याय 196। अगर इस जन्म में गुरु देवांश से मिल पाती तो चैन से मर सकती थी। नए साल के बाद से देवांश के प्रति सिया का नजरिया काफी बदल गया था और उसके मन में देवांश के लिए सम्मान बढ़ गया था। चाहे वह ऑडिटोरियम में मुंबई यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी के प्रपोजल को ठुकराना हो, रात में बुरे सपने देखने पर उनकी बेटी को दिलासा देना हो, या टाइगर स्किन फीनिक्स क्लॉस चिकन फीड डिश खत्म करने के बाद बेडरूम में न घुसना हो, इन सब बातों ने सिया को गहराई से प्रभावित किया था। खासकर हाल ही में, चाहे देवांश नॉर्थ मुंबई से बाहर गया हो या वापस आया हो, वह उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर सूचित करता था, जिससे उसे बहुत राहत मिलती थी। भले ही उसके मन में अभी भी देवांश के प्रति आशंकाएं थीं, ये सुनिश्चित नहीं था कि वह अचानक फिर से दूसरे व्यक्ति में बदल जाएगा, और इसलिए वह सतर्क रहती थी। फिर भी दिल ही दिल में वह देवांश के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती थी। खासकर रात में पीहू को सुलाने के बाद विशाल बेडरूम और घर को देखकर वह तड़प विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती थी। हालांकि वह सक्रिय रूप से देवांश से संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह दूसरा देवांश पूरी तरह से गायब हो गया है या नहीं। उसे चिंता थी कि बहुत ज्यादा पहल करने से देवांश को लगेगा कि उसने उसे माफ कर दिया है, और फिर इसकी कदर न करते हुए वह बहुत संभवतः उस दूसरे देवांश को वापस बुला सकता है। मन की इस उधेड़बुन ने सिया को थोड़ा आशंकित कर दिया था, इतना कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि यह आशंका वास्तव में चिंता और स्नेह थी। और देवांश का टेक्स्ट मैसेज देखने के बाद सिया के असहज होने का कारण ये था कि देवांश अभी शहर से लौटा ही था, फिर भी केवल 3 दिनों में वह फिर से नॉर्थ मुंबई छोड़ रहा था, जिससे उसे लगा कि देवांश कोई कंपनी नहीं चला रहा, बल्कि जैसे कर्ज से बच रहा हो। आखिरकार जब देवांश कर्ज में होता था तो वह हर कुछ दिनों में भाग जाता था। वह इस परिदृश्य और प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई कंपनी नहीं चला रहा, बल्कि फिर किसी मुसीबत में फंस गया है? सिया अपने फोन पर ब्लॉक किए गए मैसेज को खाली नजरों से घूर रही थी, विचारों में खोई हुई। थोड़ी देर बाद उसने एक मैसेज ड्राफ्ट भी कर लिया था, ये पूछने के लिए कि मामला क्या है, लेकिन जैसे ही वह भेजने वाली थी, उसने सारा ड्राफ्ट किया हुआ टेक्स्ट मिटा दिया, फिर अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, ये दिखावा करते हुए कि वह अब इसके बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से अपना फोन उठाया, मैसेज ड्राफ्ट किया और फिर उसे दोबारा मिटा दिया। ऐसा कई बार किया जब तक कि अंजलि ने अचानक अंदर आकर दरवाजा नहीं खटखटाया। क्या बात है, इतनी जल्दी? सिया ने अपना फोन नीचे रखा और अंजलि के परेशान चेहरे को देखकर तुरंत गंभीर हो गई। अंजलि ने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेज सिया को सौंप दिए। यह अभी भी किरू ब्रांड के बारे में है, वह गंदगी जो मेनका ने फैलाई थी। हमने अंतिम भुगतान लेने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन दूसरी पार्टी ने न केवल भुगतान करने से इनकार कर दिया, बल्कि धमकी भी दी कि अगर हमने उनके होटल के विभिन्न विज्ञापन डिस्प्ले बोर्डों को अपडेट और मेंटेन नहीं किया तो वे हमारे डिजाइन विभाग को भुगतने पर मजबूर कर देंगे। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? सिया ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देखा, जिसमें किरू ब्रांड के बारे में विशिष्ट विवरण थे। हमने किया, वह बेकार था। यह एक आर्थिक विवाद है, पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने हमें खुद कोर्ट जाने के लिए कहा। जहां तक धमकियों का सवाल है, दूसरी पार्टी ने अभी तक कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं की है, इसलिए पुलिस स्वाभाविक रूप से गिरफ्तारी नहीं कर सकती, अंजलि ने लाचारी से कहा। सिया ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे ऐसे मामलों का व्यक्तिगत अनुभव था। जब देवांश कर्ज में था तो वे लोग उनके दरवाजे पर आते थे, पेंट फेंकते थे और चीजें तोड़ते थे, और पुलिस उनके बारे में कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वे कुछ दिनों में रिहा हो जाते थे, जो न केवल समस्या का समाधान नहीं करता था, बल्कि दूसरी पार्टी को और भी अधिक तीव्रता के साथ बदला लेने के लिए उकसाता था। तो एक वकील से संपर्क करो और मुकदमा दायर करो, सिया ने तुरंत फैसला किया। फिर अंजलि को याद दिलाना नहीं भूली, सबको हाल ही में सावधान रहने के लिए कहो। मुझे चिंता है कि किरू ब्रांड वाले कुछ घटिया हरकत कर सकते हैं। ये कौन सा युग है? क्या कोई वास्तव में सड़क पर किसी को पीटने की हिम्मत करेगा? अंजलि ने कुछ हैरान होकर पूछा। ये सुनकर सिया कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके विचार तुरंत पिछले साल की बर्फीली रात पर लौट आए।
सड़क पर किसी को पीटने की तो बात ही छोड़ो, क्या उन्होंने पीहू का पैर रेसिडेंशियल एरिया के गेट पर ही नहीं तोड़ा था और उसे अगवा नहीं किया था? अगर मास्टर वाघ ने उसे शेर के मुंह से बचाने के लिए समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह शायद अब तक सिंघानिया परिवार के उन जानवरों जैसे विक्रम सिंघानिया द्वारा अपमानित हो चुकी होती। और उस रात बाद में जब इतने सारे लोग रेसिडेंशियल एरिया में घुस आए, लगभग उसे और उसकी बेटी को अगवा कर लिया। ये भी कपूर परिवार की बदौलत था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। सड़क पर किसी को पीटना क्या है, वे तो सड़क पर लोगों को मारने की भी हिम्मत करते हैं। अंजलि ने आखिरकार इन चीजों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह वास्तव में समझ नहीं पाई कि इस दुनिया का अंधेरा कितना भयानक था। हालांकि सिया अंजलि को ये क्रूर सच्चाइयां बताने के लिए भी तैयार नहीं थी, कहीं वह डर न जाए। इसके अलावा उसका ये भी मानना था कि किरुग्रैंड के लोग सिंघानिया परिवार जितने घमंडी नहीं होने चाहिए और उन्हें कुछ संयम से काम लेना चाहिए। हर हाल में सावधान रहना हमेशा सही होता है, सिया ने उसे फिर याद दिलाया। अंजलि को भी इस समय सिया के हिंसक वसूली के पिछले अनुभव याद आ गए, यह महसूस करते हुए कि दुनिया उतनी शांत नहीं थी जितनी सतह पर दिखती थी, इसलिए उसने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उसे याद है। लेकिन हम कपूर परिवार की एक सहायक कंपनी हैं, क्या वे अब भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? अंजलि को कपूर परिवार के कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान पर बहुत गर्व था, यह महसूस करते हुए कि इस विशाल नॉर्थ मुंबई में किसी को कपूर परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? सिया ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, समझाते हुए, दूसरों को अपनी स्थिति से मत देखो। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि किरुग्रैंड के लोग जानते हैं कि हम कपूर परिवार की सहायक कंपनी हैं? ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं किसी कंपनी की ओर बेतरतीब ढंग से इशारा करूं, तो क्या तुम जानती हो कि पर्दे के पीछे उसका बॉस कौन है? तो हम उन्हें बता सकते हैं, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि वे विश्वास करेंगे? सिया का अनुभव अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था, और भले ही वे विश्वास कर लें तो क्या? कपूर परिवार हमारी 24 घंटे सुरक्षा के लिए लोग नहीं भेजेगा, इसलिए वे अभी भी हमें जब चाहें पीट सकते हैं, है ना? भले ही हम पीटे जाएं और कपूर परिवार के सदस्य बाद में इसे सुझाने के लिए हस्तक्षेप करें, वह मार तो हमें ही पड़ेगी, है ना? इसलिए थोड़ा सावधान रहना हमेशा सही होता है। ये बातें सुनने के बाद अंजलि हताशा से भर गई, यह महसूस करते हुए कि यह एक बंद गली है जिसका कोई समाधान नहीं है जब तक कि किरुग्रैंड वास्तव में हिंसा का सहारा न ले। सिया, अगर हम गुरु देवांश को जानते होते तो क्या तुम्हें लगता है कि किरुग्रैंड के वे गुंडे अभी भी हमें नीची नज़र से देखने, हम पर धौंस जमाने और हमें हुक्म देने की हिम्मत करते? अंजलि ने अचानक कल्पना करना शुरू कर दिया, उसका चेहरा खुशी से भरा था। ये देखकर सिया हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम दीवानी हो रही हो? पहले इस बारे में बात ही नहीं करते कि क्या गुरु देवांश हमें जानने के इच्छुक होंगे? अगर हम वास्तव में उन्हें जानते भी होते तो क्या हम वास्तव में उन्हें कुछ छोटे मोटे गुंडों को पीटने के लिए मदद मांगते? क्या ये गुरु देवांश के लिए अपमानजनक नहीं होगा? ये सच है, वह एक बहुत बड़े हस्ती हैं जिन्होंने नॉर्थ मुंबई को एकजुट किया, वह हमारी दुनिया में बिल्कुल नहीं है। उनके पास समाज के छोटे मोटे गुंडों से निपटने में हमारी मदद करने का समय कैसे हो सकता है? उनके विरोधी सभी सुपर पावरफुल लोग हैं, जैसे भैरव सिंह जो पहाड़ों को हिला सकता था और समुद्र को पलट सकता था, और दिग्विजय देशमुख जो दक्षिण का सबसे अमीर आदमी है। उन्हें हमारी छोटी सी कंपनी के अस्तित्व की परवाह क्यों होगी? अंजलि के बोलने के बाद वह आह भरे बिना नहीं रह सकी, फिर एक लालसा भरे भाव के साथ कहा, अगर मैं इस जन्म में नॉर्थ मुंबई के भगवान गुरु देवांश से मिल पाती तो मैं चैन से मर सकती थी। सिया ने ये सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। दीवानी अंजलि के लिए नहा कहा ना, वह गुरु देवांश से मिलकर अपनी बेटी को बचाने की भीख कैसे नहीं मांगना चाहेगी? लेकिन क्या कोई इतना ऊंचा और शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में ऐसा हो सकता है जिससे वह मिल सके? ओह सही, क्या तुमने बॉस को गुरु देवांश के बारे में पूछते हुए कुछ सुना? अंजलि ने उम्मीद के साथ पूछा, इसलिए नहीं कि वह उनसे मिलना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसे उम्मीद थी कि गुरु देवांश पीहू की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन सिया ने सिर हिलाया। बॉस ने कहा कि उन्होंने पहले ही मिस रिया कपूर से मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। चिंता मत करो, अगर गुरु देवांश को पता चले कि पीहू कितनी प्यारी है तो वे निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। अंजलि उसे दिलासा दिए बिना नहीं रह सकी। सिया ने सिर हिलाया। उम्मीद करने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उम्मीद न करने की हिम्मत नहीं थी। संक्षेप में वह बहुत उलझन और पीड़ा में थी। ये देखकर कि सिया थोड़ी परेशान लग रही है, अंजलि ने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है कि आगे क्या करना है? जब मुझे कुछ दिनों में वेतन मिलेगा तो मैं पीहू को एक व्यापक चेकअप के लिए सियांश हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। ये कुछ ऐसा था जो सिया हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन देवांश के पिछले व्यवहार के कारण वह कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं बचा पाई थी, इसलिए यह मामला लगातार टलता रहा था।
अब उसका वेतन हर महीने 30,000 है। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने के लिए देवांश द्वारा दिए गए 10,000, ये सब लगभग 1 लाख हो जाता है। यह अस्पताल में व्यापक चेकअप के लिए काफ़ी होना चाहिए, है ना। आखिरकार शारीरिक स्थिति और ट्यूमर की प्रकृति की जांच के लिए केवल एक PET-CT स्कैन की कीमत लगभग 12,000 रुपये है। अगर अन्य जांच आइटम जोड़े जाते हैं। सिया ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये सोचकर सिया कपूर परिवार की बेहद आभारी थी कि उन्होंने उसे इतनी अच्छी नौकरी दी और उसका वेतन दोगुना कर दिया। यही कारण था कि यह जानते हुए भी कि केरू ब्रांड के संबंध संगठित अपराध से हैं, वह भी दृष्टि मीडिया से इस कैंसर को हटाने के लिए दृढ़ थी, ताकि कपूर परिवार की सहायक कंपनी के लिए कपूर परिवार की दया का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त मूल्य पैदा कर सके। लेकिन क्या मुझे अपनी बेटी को अस्पताल चेकअप के लिए ले जाने के बारे में देवांश को सूचित करना चाहिए? सिया इस बारे में उलझन में थी। अंजलि के वकील से संपर्क करने के लिए जाने के बाद सिया अपने कार्यालय में लंबे समय तक हिचकिचाती रही। अंततः अपना फोन निकाला, एक और मैसेज ड्राफ्ट किया और उसे देवांश को भेज दिया। आखिरकार वह भी उसकी बेटी है और उसे इसके बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए, है ना। हालांकि इस बार शब्दावली पिछले "तुम फिर बाहर क्यों हो" की तुलना में बहुत ठंडी थी और इसमें चिंता का कोई संकेत नहीं था। 20 तारीख के आसपास मैं अपनी बेटी को एक व्यापक शारीरिक परीक्षण के लिए सियांश हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम उपलब्ध हो? मैसेज भेजने के बाद सिया ने फोन को ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे वह कोई काटने वाला सांप हो। ये देखते हुए कि तलाक के बाद देवांश को उसके मैसेजेस का जवाब कभी कभी तुरंत मिलता था और कभी कभी कई दिनों तक नहीं, सिया को नहीं पता था कि देवांश कब जवाब देगा। इस वजह से सिया को अगले कुछ समय के लिए अविश्वसनीय रूप से बेचैन इंतजार सहना पड़ा। इसलिए वह पहले की तरह हर थोड़ी देर में अपना फोन चेक करती थी कि क्या कोई आइकन ब्लॉक किए गए मैसेज का संकेत दे रहा है। उसने अब तक कभी भी ब्लॉक किए गए स्पैम मैसेज प्राप्त करने का इंतजार नहीं किया था। हालांकि उसने पूरा दिन इंतजार किया और फिर भी उसे देवांश से कोई जवाब नहीं मिला। क्या वह व्यस्त है या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है? सिया ने देवांश के लिए एक बहाना ढूंढा, फिर अपनी बेटी का साथ देने के लिए साफ मन से घर चली गई। अतीत में काम के बाद सिया पहले खाना बनाती थी, फिर ओवरटाइम करती थी या सब्जियां लगाने के लिए खेतों में जाती थी। लेकिन अब जब स्थितियां सुधर गई थीं, तो उसे कभी कभी खाना बनाने की भी जरूरत नहीं होती थी, बल्कि वह पीहू को बाहर ले जाकर कुछ तथाकथित जंक फूड पर खर्च कर सकती थी और फिर पीहू के साथ मॉल में टहल सकती थी। वैसे भी रेसिडेंशियल एरिया मॉल से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, इसलिए माँ और बेटी वहां पैदल भी जा सकती थीं। और वह इलाका चहल पहल भरा था, इसलिए वापसी पर किसी दुर्घटना का सामना करने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े और छोटे हाथ पकड़कर घर उछलते कूदते जा सकते थे। फिर विसर्जन हीटर से पानी उबालने की जरूरत के बिना वे एक आरामदायक गर्म स्नान कर सकते थे। जैसा कि पीहू ने एक बार कहा था, मम्मा देखो, इस नल से गर्म पानी अपने आप निकल सकता है। पापा बहुत कमाल के हैं, इस घर में नहाने में बिल्कुल ठंड नहीं लगती। उस समय पीहू को नेचुरल गैस गीजर के बारे में नहीं पता था और उसे अभी भी लगता था कि नए घर में भी नहाने के लिए बाल्टियों में पानी भरना पड़ता है और बाल्टी दर बाल्टी गर्म करना पड़ता है। जब सिया ने ये सुना तो उसने पीहू को गले लगाया और वहीं बहुत देर तक रोई। अंत में पीहू ने ही गर्म पानी से तौलिया गीला किया और सिया के आंसू पोंछे। अब भले ही पीहू अभी भी हर बार नहाते समय गर्म पानी के नल को लंबे समय तक देखती है, वह पहले की तरह हंगामा नहीं करती, जिससे सिया को काफी राहत मिलती है। अपनी बेटी को सुलाने के बाद सिया ने अपने बिस्तर के पास अंग्रेजी किताब गेम थ्योरी का अध्ययन जारी रखा। हालांकि उसका मन किताब में नहीं था, बल्कि हर थोड़ी देर में अपना फोन चेक करने में था। रात के 10 बज चुके थे और उसे अपने फोन पर कुछ स्पैम मैसेज मिले थे, लेकिन देवांश का एक भी मैसेज नहीं आया था। क्या उसे कुछ हो गया है, या यह है कि वह बस हमारी बेटी को अस्पताल चेकअप के लिए नहीं ले जाना चाहता? सिया ने भरीकुटी तानी, तरह तरह के अनुमान लगाते हुए। उसे लगा कि ये दूसरा विकल्प होने की संभावना है, क्योंकि उसने पहले पीहू को सर्जरी कराने से रोका था। हालांकि अंततः सर्जरी नहीं की गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह पीहू की अच्छी शारीरिक बनावट के कारण था, एक चिकित्सा चमत्कार कि उसका पैर ठीक हो गया और इसका देवांश से कोई लेना देना नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले की तरह लगने लगा हो कि वह पीहू की बीमारी का इलाज खुद कर सकता है? ये सोचकर सिया अब और स्थिर नहीं बैठ सकी और सीधे देवांश को एक मैसेज भेजा। सियांश हॉस्पिटल का पूर्ववर्ती सिंघानिया ग्लोबल हॉस्पिटल था, जो नॉर्थ मुंबई का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा निजी अस्पताल है, जिसमें नॉर्थ मुंबई में शीर्ष चिकित्सा कौशल है। तुम्हें जांच फीस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हमारी बेटी के साथ जाना है। पिछले 2 सालों से हर बार जब वह अस्पताल जाती थी तो वह मुझसे पूछती थी कि पापा उसके साथ अस्पताल कब जा सकते हैं। चाहे तुम जाओ या न जाओ, प्लीज मुझे जवाब दो।
ये मैसेज भेजने के बाद सिया को विश्वास था कि अगर देवांश इसे देखेगा तो वह निश्चित रूप से तुरंत जवाब देगा। आखिरकार मौजूदा देवांश पीहू को बहुत लाड करता था, नहीं कोई यह भी कह सकता है कि वह उसे बिगाड़ रहा था। वह पीहू की लगभग सभी मांगों को पूरा करता था और पीहू के बिस्तर के पास उसके आंसुओं से ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में पीहू की परवाह करता था। बेशक यह एक नाटक भी हो सकता है। अगर उसने इस मैसेज के भेजे जाने के बाद भी जवाब नहीं दिया तो उसके पिछले कार्यों के दिखावा होने की संभावना अधिक होगी। इस मैसेज को भेजने के बाद सिया ने बहुत राहत महसूस की, यह विश्वास करते हुए कि उसे सुबह सबसे पहले देवांश का जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि उसने पूरे 2 सप्ताह इंतजार किया और अभी तक उसे जवाब नहीं मिला था। अध्याय 197। वाह क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ। इंतजार के शुरुआती कुछ दिनों में सिया अभी भी बहुत गुस्से में थी। उसे लग रहा था कि पीहू के प्रति देवांश का वो प्यार दुलार सब एक दिखावा था, वरना वो पीहू को लेकर अस्पताल जाने से क्यों कतराता। लेकिन अगले कुछ दिनों में सिया का गुस्सा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह चिंता ने ले ली। हालत ये हो गई कि आज वीकेंड न होने के बावजूद वो ऑफिस नहीं गई और घर पर पीहू के साथ रुक गई। कहीं सच में कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी तो जब वो मुंबई से जा रहा था मुझे इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी। शुभ शुभ बोल सिया, शुभ शुभ बोल। भगवान करे सब ठीक हो। वो इंसान खुद एक मुसीबत है, बस वो दूसरों का नुकसान न करे वही काफ़ी है। उसे भला क्या हो सकता है। ये सोचते हुए सिया ने धीरे से अपना सिर झटक दिया, इन बुरे ख्यालों को दिमाग से निकाला और पीहू की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स को व्यवस्थित करने में जुट गई। ये पीहू की वो पुरानी जांच रिपोर्ट्स थीं जो दूसरे अस्पतालों में हुई थीं। कल डॉक्टर को दिखाने के लिए इन्हें साथ ले जाना जरूरी था, इसलिए सिया कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी और उन्हें तारीख के हिसाब से सलीके से लगा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की घंटी बजी। सिया ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया पर देखा कि वो मैसेज देवांश का नहीं बल्कि बैंक का नोटिफिकेशन था। XX बैंक आपके बचत खाते में, जिसके अंतिम अंक 4266 हैं, 19 जनवरी को 10 घंटे 31 मिनट 23 सेकंड पर वेतन जमा हुआ 30,000.00 रुपये और ईयर एंड बोनस 90,000.00 रुपये। इस मैसेज को देखकर सिया सन रह गई। उसने बोनस की रकम के आगे लगे शून्य को कई बार गिना और आखिरकार यकीन किया कि दशमलव से पहले सच में 4 शून्य हैं। ये कैसे हो सकता है। वंदना ताई ने तो कहा था कि ईयर एंड बोनस सिर्फ 30,000 है। अगर सैलरी दोगुनी भी हो जाए और बोनस भी दोगुना हो जाए तो भी यह 60,000 ही होना चाहिए। यह एक्स्ट्रा 30,000 कहाँ से आ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद भी सिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने खाते का बैलेंस देखा जो अब लगभग 2 लाख हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। ये सब बहुत ही अवास्तविक लग रहा था। काफ़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, तभी तो हर कोई कपूर ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। यहाँ की सुविधाएं और फायदे सच में कमाल के हैं। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि पूरे कपूर ग्रुप में ये खास सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए यानी सिया के लिए थीं। यहाँ तक कि वंदना सावंत जो अब सियांश होटल की जनरल मैनेजर बन चुकी थी, उन्हें भी इतना बड़ा बोनस नहीं मिला था। अगले दिन सुबह सुबह सिया ने पीहू को तैयार किया, रिपोर्ट्स का बैग उठाया और सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल सच में मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल होने की अपनी साख पर खरा उतरता था। अभी 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन अस्पताल का गेट लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था। इतना ही नहीं, वहाँ कई लोग दूसरी जगहों की बोली बोल रहे थे, जिससे साफ था कि वे रात भर का सफर करके इलाज के लिए आए हैं, क्योंकि उनके स्थानीय अस्पताल उनकी बीमारी ठीक नहीं कर पाए। ठंडी हवा में पीहू ने सिया की गर्दन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं और वो चारों तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद पीहू ने कुछ उदास और डरते हुए अपनी माँ से पूछा, मम्मा पापा कहाँ हैं, क्या वो फिर से नहीं आएंगे। सिया का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीहू को क्या जवाब दे, क्योंकि वो खुद देवांश के हालात को लेकर बहुत चिंतित थी। आखिर उसने 2 हफ्तों से उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी झिझक को किनारे रखकर देवांश को कॉल भी किया था, लेकिन सारे कॉल अनुत्तरित रहे, जिससे उसकी पहले से ही बेचैन मनस्थिति और बिगड़ गई। वैसे तो आज पीहू को डॉक्टर के पास लाने की भागदौड़ में वो अस्थायी रूप से इस बात को भूल गई थी, लेकिन पीहू की याद दिलाने पर उसके अंदर फिर से घबराहट की लहर दौड़ गई। फिर भी अपनी बेटी के सवाल का सामना करते हुए उसे खुद को संभालना था, इसलिए उसने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं बेटा, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। ओह, पीहू ने धीमी आवाज में जवाब दिया। पता नहीं उसे यकीन हुआ या नहीं। तभी अस्पताल का गेट खुला और सिया पीहू को गोद में लिए डिपार्टमेंट के बाहर लाइन में लग गई। जब वो लाइन में खड़ी थी तभी सिया के पीछे से एक जानी पहचानी मगर बेगानी सी आवाज आई, सिया, वाह क्या इत्तेफाक है तुम यहाँ। सिया पलटी और उस शख्स को पहचानते ही उसके चेहरे पर नफरत की एक लकीर खींच गई। यह उसकी कॉलेज की रूममेट, वो मतलबी और पैसों की भूखी स्नेहा थी।
अध्याय 198। क्या वो 30 लाख की दवाइयाँ बेकार हो गईं? हाँ, सच में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, सिया ने रूखेपन से जवाब दिया। उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। जब कॉलेज शुरू हुआ था तो उन दोनों को एक ही रूम मिला था। उस समय स्नेहा का स्वभाव बहुत मिलनसार था और वो हर किसी से हंसकर मिलती थी, इसलिए सिया जल्द ही उसकी दोस्त बन गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो लड़की खुद को उसकी सबसे अच्छी दोस्त बताती है, वही पीठ पीछे कॉलेज के फोरम पर फर्जी नाम से उसके बारे में गंदी अफवाहें फैला रही थी। वो लिखती थी कि सिया बाहर से तो शरीफ दिखती है लेकिन अंदर से बेहद आवारा है, और वो इतनी लालची है कि महंगे शौक पूरे करने के लिए गंदे धंधे करती है। जब ये अफवाहें पहली बार उड़ी तो ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि सिया कैसी इंसान है। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होने के नाते अगर उसे सच में पैसों की जरूरत होती तो बस उसकी एक इशारे पर न जाने कितने ही अमीर लड़के उस पर दौलत लुटाने को तैयार हो जाते। उसे इस तरह खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए लोगों ने इसे बस गपशप समझा और शायद ही किसी ने यकीन किया। लेकिन जल्द ही उन अफवाहों में और मसाला जोड़ दिया गया। न केवल उन्हें बहुत विस्तार से बताया गया, बल्कि डेटिंग की तारीखें, जगहें और पूरा प्रोसेस भी लिखा गया। अब तो जिन लोगों को पहले यकीन नहीं था वो भी शक करने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिया को बहुत जल्द अपमान और गालियों के सैलाब का सामना करना पड़ा। वो जहां भी जाती लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते और फुसफुसाते, यहाँ तक कि कुछ मनचले लड़कों ने तो खुलेआम सिया से पूछ लिया कि वो एक रात का कितना चार्ज करती है। उस समय सिया बस 18-19 साल की एक मासूम लड़की थी जिसने कभी ऐसा तमाशा नहीं देखा था। इसलिए जल्द ही उन तायानों और गंदी बातों ने उसे इतना डरा दिया कि वो अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। हर पल खौफ में जीती थी। उस दौर में सिया को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई है। वो चाहे कितनी भी सफाई देती, आसपास कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था, सिवाय उसकी एक और रूममेट यामिनी के, जो अभी भी उसके लिए खाना लाती थी। स्नेहा और दूसरी रूममेट उससे दूरी बनाए रखती थीं और नफरत भरी निगाहों से उसे देखती थीं। हालात इतने बदतर हो गए कि सिया ने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त पासा पलट गया। एक लड़के ने लगभग 1 महीना अपनी पढ़ाई छोड़कर उन अफवाहों में बताई गई जगहों पर जाकर छानबीन की, एक सबूत इकट्ठा किया और फिर ठोस सबूतों के साथ सिया के माथे से वो कलंक धो दिया। और उस लड़के का नाम था देवांश ठाकुर। उसी घटना के बाद सिया और देवांश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। आखिर जब पूरी दुनिया अफवाहों पर भरोसा कर रही थी, जब हर कोई उसे हिकारत से देख रहा था, तब सिर्फ एक देवांश ही था जिसने उस पर भरोसा किया और उसकी इज्जत बचाने के लिए अपना वक्त और मेहनत दांव पर लगा दी। उसी घटना के बाद कॉलेज में सिया की शोहरत अपने चरम पर पहुंच गई। खासकर वो छात्र जिन्होंने पहले उसे बुरा भला कहा था, अब सिया के सबसे बड़े समर्थक बन गए। इसका असर यह हुआ कि बाद में अगर सिया के बारे में कोई भी अफवाह उड़ी तो इस समूह ने उसे बिजली की तेजी से कुचल दिया। उस अफवाह वाली घटना के बाद जब सिया ने पीछे मुड़कर विश्लेषण किया तो हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं था, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि वो अफवाह फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि स्नेहा थी। क्योंकि अफवाहों में जिन तारीखों का जिक्र था वो लगभग वही समय थे जब सिया अकेले बाहर गई थी और उसके साथ कोई गवाह नहीं था, और उसके बाहर जाने का वो समय सिर्फ और सिर्फ स्नेहा को पता था। हालांकि सबूत न होने और अपनी रूममेट व सहेली पर शक न करने की चाहत में सिया ने ये शक कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि देवांश को भी नहीं। वो खुद अफवाहों का दर्द झेल चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई और उस दर्द से गुजरे। इस तरह अफवाहों के गलत साबित होने के बाद बात आई गई हो गई। बस उसके बाद से सिया शांत और गंभीर रहने लगी। स्नेहा समेत हर किसी से एक अजीब सी दूरी और रूखापन बनाए रखने लगी। हैरानी की बात यह थी कि वो जितनी ठंडी और दूर होती गई, कॉलेज के छात्र उसके उतने ही दीवाने होते गए और पूरे कैंपस में उसे चुपके से बर्फ की रानी कहा जाने लगा। बाद में सिया का शक 1 साल बाद उस दिन यकीन में बदल गया जब सब लोग उस घटना को भूल चुके थे। वो देवांश के साथ डेट पर गई थी और जब वो अफवाहों में बताए गए एक होटल के सामने से गुजरी तो उसने अपनी आंखों से स्नेहा को एक गंजे बूढ़े को किस करते हुए देखा। तब जाकर सिया को समझ आया कि अफवाह फैलाने वाला गंदे धंधों के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानता था, क्योंकि वो अपने खुद के निजी अनुभवों की कहानी लिख रही थी। उसी पल सिया को पक्का यकीन हो गया कि 1 साल पहले अफवाह फैलाने वाली स्नेहा ही थी। उसके पास तस्वीरें लेने का पूरा मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस सड़क के उस पार चुपचाप खड़ी रही, सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। और जब स्नेहा उस गंजे बूढ़े को किस करके हटी तो उसकी नज़र भी सिया पर पड़ी। सिया को आज भी याद है उस वक्त स्नेहा के चेहरे पर आई घबराहट और शर्मिंदगी, लेकिन सिया ने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। इसके बजाय वो मुड़ी, उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी और वो देवांश के साथ अपनी डेट पर चली गई। उसके बाद हालांकि वे दोनों एक ही रूम में रहती थीं, लेकिन वे अजनबियों की तरह थीं। स्नेहा ने दोबारा कभी सिया के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सिया ने उस वक्त फोटो ली थी या नहीं।
ये तो अभी हाल ही की बात है। पीहू के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से सिया को मजबूरन उसी स्नेहा के सामने हाथ फैलाने पड़े जिसने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वो कभी स्नेहा के पास नहीं जाती, जिससे पता चलता है कि उस वक्त सिया कितनी मजबूर थी और देवांश को लेकर कितनी निराश हो चुकी थी। लेकिन पीहू के लिए उसने अपनी दुश्मन के आगे हाथ फैलाने की जिल्लत भी बर्दाश्त कर ली। उस वक्त उसका एकमात्र मकसद पीहू का इलाज कराना था, चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े। उसने स्नेहा से संपर्क इसलिए किया क्योंकि उसने सुना था कि स्नेहा ने एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, तो उसने अपनी किस्मत आजमाने की सोची। जैसे ही उसने पैसे मांगे, सामने वाले ने तुरंत फोन काट दिया। उस अपमान ने सिया को गहरा जख्म दिया, लेकिन सिया ने ये सब अकेले सहा, देवांश से एक शब्द भी नहीं कहा। अब स्नेहा को देखकर, जिसने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था, सिया को उससे अच्छी तरह बात करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। और स्नेहा की नफरत सिया के लिए सिया की नफरत से रत्ती भर भी कम नहीं थी। जब वो पहली बार कॉलेज आई थी तो उसे लगा था कि वही सबकी नज़रों का केंद्र बनेगी, लेकिन सिया की वजह से वो पूरी तरह से फीकी पड़ गई। यहाँ तक कि कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का देवांश, जिसे वो पसंद करती थी, उसकी आंखें भी सिर्फ सिया को ढूंढती थीं, स्नेहा की तरफ तो वो देखता भी नहीं था। इसलिए उसने अफवाहें फैलाईं, ये सोचकर कि सिया की इज्जत पूरी तरह खाक में मिल जाएगी और फिर देवांश अपने आप उसकी बाहों में आ जाएगा। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवांश उस लड़की के लिए 1 महीना जांच पड़ताल करेगा और सबूत इकट्ठा करेगा और वास्तव में उन अफवाहों को गलत साबित कर देगा। तभी से उसके दिल में सिया और देवांश के लिए गहरी नफरत भर गई थी। अगर वो उसे नहीं मिल सकता तो वो उसे बर्बाद कर देगी। बस अफसोस की बात यह थी कि उसे कभी मौका नहीं मिला। पिछली बार उसे संजीवनी हबल्स में आखिरकार एक मौका मिला था, लेकिन देवांश ने उसे बुरी तरह जलील किया, जिससे वो काफी समय तक डिप्रेशन में रही। उसने मूल रूप से ललित के प्रभाव का इस्तेमाल करके देवांश और सिया को बुरी तरह अपमानित करने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी योजना पूरी होती, ललित रहस्यमय तरीके से मुसीबत में फंस गया। वह बाद में ललित से मिलने गई थी, असल में ये जानने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन इसके बजाय ललित ने उसे गालियां दी, उस पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिससे वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई और उसे वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। बाद में काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि ललित सिया का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ललित मुसीबत में फंस गया और ऐसा लग रहा था कि सिया का प्रमोशन हो गया है। उसे पूरी प्रक्रिया का पता नहीं चल पाया, लेकिन उसे यकीन था कि सिया ने ही ललित की रिपोर्ट की होगी, जिससे ललित का पतन हुआ और वो खुद ललित की लाश पर पैर रखकर ऊपर चढ़ गई। छी, कितनी जहरीली औरत है। हालांकि यह केवल उसका अनुमान था, लेकिन वो इसे सच मानती थी और इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सारी गलती सिया के मत्थे मढ़ दी। उसकी नज़र में सिया ने एक बार फिर उसके सुंदर और खुशहाल भविष्य को चकनाचूर कर दिया था, इसलिए अब सिया के लिए उसकी नफरत हड्डी तक समा चुकी थी। अब सिया को पहले की तरह ठंडा और घमंडी देखकर और ये देखकर कि वो आराम की जिंदगी जी रही है और उसे नज़रअंदाज भी कर रही है, स्नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में स्नेहा खुलकर हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिया के दिल पर वार करने का फैसला किया। वो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पास आई, चिंता का नाटक करते हुए लेकिन असल में वार करने के इरादे से, और पूछा, क्या तुम्हारी बेटी की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? तो क्या वो 30 लाख रुपए की दवाइयां जो तुम्हारे पति ने खरीदी थी, सब बेकार हो गईं? सिया इन शब्दों को सुनकर सन रह गई। 30 लाख? कौन से 30 लाख? अध्याय 199। पापा ने मम्मी को 200 स्क्वायर मीटर का फ्लैट दिलाया है। तुम्हें नहीं पता? स्नेहा भी सन रह गई। 30 लाख जैसा इतना बड़ा खर्चा और उसे खबर तक नहीं। सिया को सिर हिलाते देख स्नेहा ने जल्दी से कहा, कुछ समय पहले जब तुम्हारी बेटी अस्पताल में भर्ती थी, तुम्हारे पति ने संजीवनी हर्बल्स में 3 जड़ी बूटियां खरीदने के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए थे। तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? ये सुनते ही सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। स्नेहा उससे नफरत करती थी, इसलिए वो ऐसी बात पर मजाक तो बिल्कुल नहीं करेगी। आखिरकार उसे बस संजीवनी हर्बल्स में जाकर पूछना था, सच्चाई पता चल जाती, इसलिए स्नेहा के झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। बस सवाल ये था कि देवांश के पास 30 लाख जितनी बड़ी रकम आई कहाँ से? और अगर उसके पास इतना पैसा था तो उसने उनकी बेटी की सर्जरी के पैसे क्यों नहीं भरे, बल्कि संजीवनी हर्बल्स जाकर दवाइयाँ खरीदी? इसके अलावा वो दवाइयाँ थी कहाँ? उसने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा? ये सोचते ही सिया के दिमाग में अचानक एक बिजली सी कौंधी और उसे वो चॉकलेट की गोली याद आ गई जो देवांश ने उसे दी थी पीहू के ऑपरेशन थिएटर में जाने से ठीक पहले। क्या वो 30 लाख की दवा वही थी जो देवांश ने खरीदी थी? अचानक उस दौरान देवांश का अजीब व्यवहार सिया के दिमाग में फिर से घूमने लगा। उसे याद आया कि देवांश कह रहा था कि वो पीहू के पैर को ठीक कर सकता है, लेकिन उसने यही सोचा कि देवांश पीहू का इलाज नहीं कराना चाहता, इसलिए बकवास कर रहा है, और उसने उसे पागल तक कह दिया था।
उसे याद आया कि देवांश ने कहा था कि उसके वापस आने से पहले वो पीहू को ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल न जाने दे, लेकिन उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब डॉक्टर पहले मरीज को बचाने और बाद में भुगतान लेने के लिए तैयार हो गए तो उसने तुरंत पीहू को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। उसे याद आया कि देवांश पीहू के ऑपरेशन थिएटर में जाने से 1 मिनट पहले पहुंचा और पीहू को एक चॉकलेट की गोली दी, उसे खाने के लिए कहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने उसे बुरी तरह डांटा, ये कहते हुए कि वो उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा रहा है और नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी हो। फिर उसे याद आया कि पीहू ऑपरेशन थिएटर में जाने के कुछ ही देर बाद बाहर आ गई और वजह थी, पीहू ने खुद को ठीक कर लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि यह पीहू की अच्छी शारीरिक क्षमता की वजह से हुआ, चिकित्सा इतिहास में एक चमत्कार। वो उस समय बहुत खुश थी, इसलिए उसने इस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अब स्नेहा की बातों को जोड़कर और पीछे मुड़कर देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि जो चॉकलेट की गोली देवांश ने पीहू को दी थी, जिसे उसने मेडिकल स्टाफ की देखरेख में नहीं खाया था, वो पीहू के बाहर आने पर गायब थी। पीहू की हड्डी वास्तव में टूटी थी, भले ही वो डॉक्टर नहीं थी, लेकिन वो एक्सरे देखकर बता सकती थी। उस समय उसने वास्तव में सोचा था कि यह एक चिकित्सीय चमत्कार था कि पीहू ने खुद को ठीक कर लिया था, लेकिन इस दुनिया में कितने चमत्कार होते हैं। इसे चमत्कार कहने के बजाय उस चमत्कार का नाम देवांश होना चाहिए। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन सिया अब यह मानने को ज्यादा तैयार थी कि चिकित्सा इतिहास का वो तथाकथित चमत्कार असल में देवांश था, जिसने चुपके से उसकी जानकारी के बिना संजीवनी हबल से दिव्य औषधि खरीदने के लिए पैसा खर्च किया था। तभी तो उसने कहा था कि वो पीहू को ठीक कर सकता है, तभी तो उसने मुझे मना किया था कि उसके आने से पहले पीहू को ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, तभी तो उसने जिद की थी कि पीहू वो चॉकलेट की गोली खा ले। सिया धीरे से बुदबुदाए बिना न रह सकी। ये सोचकर कि उसने उस समय देवांश के साथ कैसा व्यवहार किया था, उसका चेहरा बेहद जटिल भावों और अपराधबोध से भर गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी और पास खड़ी स्नेहा ने साफ नहीं सुना। उसे लगा कि सिया देवांश को कोस रही है, लेकिन सिया के अगले शब्द उसने साफ सुने, लेकिन दवा खरीदने के लिए उसके पास 30 लाख रुपए आए कहाँ से? ये सुनकर स्नेहा ने तुरंत हैरानी से कहा, तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा कि जब तुमने मुझसे पैसे उधार मांगे थे तो वो संजीवनी हबल्स में दवा खरीदने के लिए ही थे। सिया ने स्नेहा को नजरअंदाज कर दिया। उसका दिमाग अब पूरी तरह देवांश में उलझा हुआ था। उसे अब समझ आया कि उस समय वो रोज बाहर क्यों भागता था। पता चला कि वो आवारागर्दी नहीं कर रहा था, बल्कि पीहू के लिए दिव्य औषधि खरीदने के लिए पैसे जुटा रहा था। और बाद में उसने कम समय में सारे साहूकारों का कर्ज भी चुका दिया, और वो भी जुआ खेलकर नहीं। उसने ये कैसे किया? सिया को लगा कि उसने सच में उस पर बहुत जुल्म किया था। उसे इतनी कड़वी बातें सुनाई, फिर भी उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन सिया को अपने सीने में एक जकड़न महसूस हुई, इतना घुटन भरा कि उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर जी भर के रो ले। खासकर यह सोचकर कि देवांश 2 हफ्तों से संपर्क से बाहर है, ये बेचैनी और भी बढ़ गई। स्नेहा सिया के परेशान चेहरे को देख रही थी, ये सोचकर कि उसने सही जगह वार किया है, और वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। मर्द डरते हैं गलत पेशा चुनने से, और औरतें डरती हैं गलत मर्द से शादी करने से। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब ये जानकर कि सिया ने खुद को गलत इंसान को सौंप दिया है, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो ढोल नगाड़े बजाकर पूरी दुनिया को ये बात बता दे। चूंकि तुम्हें नहीं पता, तो शायद ये 30 लाख किसी और से उधार लिए गए होंगे, स्नेहा ने आग में घी डालते हुए कहा। दोस्तों से उधार लेना तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये साहूकारों का कर्ज न हो। उसका ब्याज कौन भर सकता है? वो जानती थी कि देवांश पहले साहूकारों के कर्ज में फंसा हुआ था, फिर भी उसने ये कहा, साफ तौर पर एक दुखती रग छेड़ रही थी। उफ, ये देवांश कॉलेज में कितना होनहार था, ग्रेजुएशन के बाद इतना बड़ा लफंगा कैसे बन गया? अच्छा हुआ कि उस समय मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वो तो मुझे गुस्से से ही मार डालता। शराब, जुआ, बीवी को पीटना, कौन सी औरत ऐसे जानवर जैसे इंसान को बर्दाश्त कर सकती है? स्नेहा बहुत जोर से बोल रही थी, जैसे उसे डर हो कि आसपास इलाज का इंतजार कर रहे लोग सुन न लें। और लाइन में लगे उन मरीजों ने ये बातें सुनकर तुरंत सिया की तरफ अजीब नजरों से देखा। हालांकि वे हैरान थे कि वो एक परी जैसी दिखती है, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उसने एक घटिया इंसान से शादी की है, तो वे सिर हिलाकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। कुछ बड़ी उम्र की औरतों ने तो सिया की तरफ उंगली उठाए और कानाफूसी की, और बिना सोचे समझे कोई भी बता सकता था कि वे सिया के बारे में ही बातें बना रही थीं। यह नज़ारा देखकर स्नेहा इतनी खुश थी कि वो अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रही थी। तुम बहुत सुंदर हो न सिया, कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की जिसके सब दीवाने थे। आज मैं तुम्हें सबके सामने तमाशा बना दूंगी। स्नेहा के इन चुभते शब्दों का सामना करते हुए सिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि देवांश का शराब पीना, जुआ खेलना और पत्नी को पीटना, ये सब कड़वे सच थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो मुश्किल में थी, उसकी गोद में बैठी पीहू ने अपनी नींद भरी आंखें मली, स्नेहा को देखा और साफ आवाज में कहा, आंटी आप कितनी बुद्धू हैं।
मैं पापा की बेटी हूँ, पापा की बीवी नहीं। क्या मतलब? स्नेहा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और आसपास के सभी लोगों ने अपने कान खड़े कर लिए। पीहू, आपने अभी कहा ना कि पापा अपनी बीवी को मारते हैं। गलत, पापा सिर्फ अपनी बेटी को मारते हैं, बीवी को नहीं। लेकिन पापा मुझे भी तभी मारते हैं जब पीहू शैतानी करती है, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के मरीजों ने तुरंत स्नेहा की तरफ अजीब नज़रों से देखा। बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो बातें साफ तौर पर स्नेहा की फैलाई हुई अफवाहें थीं। और रही बात बाप के बच्चे को मारने की, आज के ज़माने में कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं लगाता। कभी कभी तो गुस्सा आने पर हाथ भी नहीं, सीधे चप्पल उठाकर मारते हैं। बच्ची को अपने पिता का बचाव करते देख कोई भी समझ सकता था कि उसके पिता उसके और उसकी माँ के लिए कितने अच्छे होंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बच्ची भी इतनी समझदार हो सकती है। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, लेकिन दूसरों ने उसे जल्दी से रोक दिया और इशारा किया कि वो अपनी आवाज़ धीमी रखे, कहीं स्नेहा सुन न ले। सिया को भी उम्मीद नहीं थी कि पीहू ऐसा कुछ कहेगी, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह बात समझ में आती थी, क्योंकि हर बार जब देवांश ने उसे अतीत में मारा था तो वो जानबूझकर अपनी बेटी को दूर रखती थी, उसे देखने नहीं देती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले कि उसके पिता एक हिंसक इंसान हैं, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता। अतीत में वो भी यह सब अकेले सहते हुए बहुत थक जाती थी, यहाँ तक कि उसके पास अपना दुख बांटने के लिए कोई नहीं था। लेकिन आज पीहू की बातों से उसे पता चला कि उसकी 2 साल की सावधानी बेकार नहीं गई। बच्चे क्या जाने, सिर्फ तुम्हारी माँ जानती है कि तुम्हारे पिता उनके साथ अच्छे हैं या नहीं। स्नेहा नहीं चाहती थी कि एक बच्ची की कुछ बातों से उसकी अच्छी शुरुआत खराब हो जाए, इसलिए वो अपनी बात पर अड़ी रही। पीहू ने ये सुना, अपना सिर टेढ़ा किया, एक पल के लिए गंभीरता से सोचा और फिर अपनी तोतली आवाज में पूछा, पापा ने मम्मी को 200 स्क्वायर मीटर का फ्लैट खरीद कर दिया है, जिसमें सिर्फ मम्मी का नाम है। सुंदर आंटी और वंदना आंटी दोनों कहती हैं कि यह पापा का मम्मी के लिए प्यार है। मुझे नहीं पता कि क्या आप इसे पापा का मम्मी के लिए अच्छा होना मानती हैं। आसपास खड़े सभी लोगों ने ये सुना और अपनी हंसी नहीं रोक पाए, ये सोचते हुए कि इस छोटी बच्ची के पिता सच में उसकी माँ के लिए बहुत अच्छे हैं। ... स्नेहा की बोलती बंद हो गई, यहाँ तक कि वो आंखें फाड़कर सिया को देखने लगी और बेहद जलन के साथ पूछा, क्या जो इसने कहा वो सच है? बिल्कुल सच है, मम्मी हमेशा पीहू को सिखाती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीहू ने गर्व से अपना सिर उठाया, अपनी माँ की ओर से जवाब देते हुए। सिया ने ये सुना और सिर हिलाया, बात की पुष्टि करते हुए। ये देखकर स्नेहा का खून खौल उठा। 200 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, यह क्या मजाक है? भले ही वो शहर के केंद्र में न हो, फिर भी उसकी कीमत 2 से 3 करोड़ के आसपास होगी, और अगर लोकेशन अच्छी हुई तो 4 से 5 करोड़। इतना महंगा फ्लैट जिसमें सिर्फ सिया का नाम है, ऐसे ही दे दिया। क्या ये वही जुआरी देवांश है जिसे वो जानती थी? वो इतना महंगा घर कैसे खरीद सकता है? वो खुद अभी भी 20-25 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे में किराए पर रह रही थी। सिया एक बड़े से लग्जरी फ्लैट में कैसे रह सकती है? लेकिन उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लाते देख स्नेहा का अहंकार तुरंत वापस आ गया। फिर तो बधाई हो। ओह, क्या तुम बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आए हो? मेरे बॉयफ्रेंड के पिता पीडियाट्रिक्स के डिप्टी हेड हैं और वो आज मरीज देख रहे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लाइन कटवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो बहुत मीठा बोल रही थी, लेकिन अपने मन में वो उपहास किए बिना नहीं रह सकी। मदद करूँ लाइन कटवाने में? सपने देखो, अगर आज मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बना दी तो मेरा नाम भी स्नेहा नहीं। लेकिन वो शायद भूल गई थी, इस अस्पताल का नाम सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। अध्याय 200। तुम चाहती हो मेरे ससुर जी तुम्हारी बेटी का इलाज करें? सवाल ही नहीं उठता। सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, डायरेक्टर का केबिन। सफ़ेद कोट पहने बुजुर्ग डॉक्टर्स का एक समूह मेज के सामने खड़ा था। उनके चेहरे गंभीर थे और वे एक दूसरे को देख रहे थे। डायरेक्टर अभी तक नहीं आए थे, लेकिन उन सभी को सुबह सुबह डायरेक्टर ऑफिस से कॉल आया था। जब तक वे सर्जरी में न हो, उन्हें अपना सारा काम छोड़कर तुरंत डायरेक्टर के केबिन में पहुंचना था। उन्हें ऐसी आपात स्थिति का सामना सालों पहले भूकंप के दौरान करना पड़ा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद उन्हें फिर से ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। हमें इतनी जल्दी यहाँ बुलाना, क्या कहीं और भूकंप आया है? ऑर्थोपेडिक्स के हेड ने पूछा। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वे डरपोक नहीं थे, बस इतना था कि उन्होंने भूकंप के दौरान बचाव कार्यों में भाग लिया था और इतने कटे हुए अंग और टूटे हुए शरीर देखे थे कि अब भूकंप का नाम सुनते ही उन्हें एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। इतना बुरा नहीं होना चाहिए, खबरों में तो कुछ नहीं आया, हेमेटोलॉजी के हेड ने कहा। वो भी थोड़े घबराए हुए थे। लेकिन अगर कोई आपदा नहीं है तो डायरेक्टर हम सबको यहाँ क्यों बुलाएंगे? और वैसे भी मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं इसमें क्यों शामिल हूँ? डॉक्टर धनराज सेठ, पीडियाट्रिक्स के हेड ने पूछा। शायद किसी नेता के बच्चे के कंसल्टेशन के लिए हो, डाइजेस्टिव सर्जरी के हेड ने कहा।
कंसल्टेशन। क्या तुमने कभी देखा है कि पूरे अस्पताल के सभी डिपार्टमेंट हेड्स को कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया हो? किस नेता का इतना रसूख है कि वो हमारे सभी डिपार्टमेंट हेड्स को बुला सके? यहाँ तक कि मुंबई के सबसे बड़े अफसर के बच्चे को भी यह ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, है ना? जैसे ही कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के हेड बोले, कमरे में सन्नाटा छा गया। साफ था, वे सभी उनकी बात से सहमत थे। लेकिन अगर वो मुंबई का सबसे बड़ा अफसर नहीं था, तो फिर कौन हो सकता है? जैसे ही सब अटकलें लगा रहे थे, डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुबे ऑफिस में दाखिल हुए और बिना चाय का एक घूंट पिए उन्होंने नॉर्थ मुंबई की चिकित्सा जगत की इन दिग्गज हस्तियों से कहा, मुझे अभी ऊपर से नोटिस मिला है कि आज एक माँ और बेटी इलाज के लिए अस्पताल आ रही हैं। इन माँ बेटी की पहचान असाधारण है। उनकी हैसियत के बारे में अंदाजा लगाने या पूछने की कोशिश मत करना, वरना डर के मारे तुम्हारी जान निकल जाएगी। तुम्हें बस ये याद रखना है कि चाहे वे किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, तुम्हें हर संभव तरीका अपनाना है और उन्हें संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अगर मुझे पता चला कि उन माँ बेटी को जरा सी भी तकलीफ हुई है, तो मैं, जगदीश दुबे, जिंदा नहीं बचूंगा और तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। डॉक्टर जगदीश दुबे के शब्द सरल लेकिन भारी थे, जिससे वहां मौजूद डिपार्टमेंट हेड्स के चेहरों का रंग तुरंत उड़ गया। वे पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गए और उनके माथे पर उलझन की लकीरें इतनी गहरी थीं कि मिटाए नहीं मिट रही थीं। इस वक्त वे सब मन ही मन अंदाजा लगा रहे थे, आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जिसने डायरेक्टर को इस हद तक डरा दिया है। इसके अलावा अंजाम इतना भयानक था कि जान देकर कीमत चुकानी पड़ती। काम करने का इतना दबंग तरीका, अगर महाराष्ट्र के सीएम भी आ जाएं, तो शायद उन्हें भी यह ट्रीटमेंट न मिले। जब वे सोच रहे थे, डॉक्टर जगदीश दुबे ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई, भीड़ पर नजर डाली और पूछा, क्या डॉक्टर धनराज सेठ यहाँ हैं? डायरेक्टर को अपना नाम लेते सुन डॉक्टर धनराज सेठ का दिल धक से रह गया। ये सच में शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर वाली बात थी। डायरेक्टर साहब, मैं यहाँ हूँ। अपने डर के बावजूद डॉक्टर धनराज सेठ आगे आए। डॉक्टर दुबे ने सिर हिलाया। उन्होंने डॉक्टर रंजीत लांबा, आपके पीडियाट्रिक्स के डिप्टी हेड के पास रजिस्ट्रेशन कराया है। एहतियात के तौर पर आप खुद जाए। जी, मैं मीटिंग के तुरंत बाद जाता हूँ। डॉक्टर दुबे ने सिर हिलाया और दूसरे डिपार्टमेंट हेड्स की ओर देखा। और तुम सब ये बात नीचे तक पहुंचा दो। तुम सब भी खुद ओपीडी में जाओ, हो सकता है वे अस्थायी रूप से तुम्हारे डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा लें। डिपार्टमेंट हेड्स, जिन्होंने ओपीडी में मरीज देखना बहुत पहले छोड़ दिया था, ये सुनकर कड़वा घूंट पी कर रह गए, लेकिन उनके पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर धनराज सेठ सबसे ज्यादा चिंतित और सबसे ज्यादा सतर्क थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पूछा, डायरेक्टर साहब, अगर हमें उनकी पहचान के बारे में नहीं पूछना है, तो कम से कम आप हमें उनके नाम तो बता ही सकते हैं, है ना? माँ का नाम सिया है और बेटी का नाम पीहू, यानी पीहू ठाकुर। इन दो नामों को सुनकर डिपार्टमेंट हेड्स का दिमाग सुन्न हो गया, फिर भी वे समझ नहीं पाए कि ये कौन है। मुंबई के रईस खानदानों में क्या सिया नाम की कोई सोशलाइट कभी थी? और वो पीहू ठाकुर, मुंबई में ठाकुर परिवार कब से आ गया? एक मिनट, ठाकुर परिवार? पूरे मुंबई में ठाकुर सरनेम वाला सिर्फ वो गुरु? यहाँ तक सोचने के बाद डिपार्टमेंट हेड्स ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को देखा, ये पुष्टि की कि वे सब एक दूसरे की आंखों में वही खौफ देख रहे हैं, और फिर आंखें फाड़कर डॉक्टर दुबे को देखने लगे। तब उन्होंने डॉक्टर दुबे को एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत देते हुए देखा, अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें खुद ओपीडी जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। तुम सब अपना मुंह बंद रखना। अगर दूसरों को उनकी पहचान पता चल गई, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा, है ना? ये डिपार्टमेंट हेड्स, जो अपनी मौजूदा स्थिति तक पहुंच सके थे, बेवकूफ नहीं थे। इसके विपरीत उनकी जानकारी आम लोगों से कहीं ज्यादा पुख्ता थी। नए साल के बाद मुंबई के गुरु देवांश के नॉर्थ मुंबई के शिखर पर पहुंचने की खबर स्वाभाविक रूप से उनके स्तर के लोगों तक पहुंच गई थी। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वे उस महान और रहस्यमयी शख्सियत के संपर्क में इस तरह परोक्ष रूप से आएंगे। तुम सब अभी भी यहाँ बुत बनकर क्यों खड़े हो? मरने का इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर दुबे की एक दहाड़ के साथ डिपार्टमेंट हेड्स तुरंत तीतर बीतर हो गए और अपने अपने विभागों की ओर दौड़ पड़े, इस डर से कि कहीं एक पल की देरी उनके माथत डॉक्टरों और नर्सों से कोई भारी गलती न करवा दे। ओपीडी बिल्डिंग। स्नेहा की बातें सुनने के बाद सिया, जिसने मूल रूप से स्नेहा पर ध्यान न देने का मन बनाया था, एक पल के लिए हैरान रह गई और उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पिता पीडियाट्रिक्स के डिप्टी हेड हैं। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वो एक किसान? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे कुछ एहसास हुआ और वो चुप हो गई। उसकी हैरानी की वजह यह थी कि उसे अच्छी तरह याद था कि स्नेहा ने पहले अपने सोशल मीडिया पर दींगे हाँकी थी, ये कहते हुए कि उसके बॉयफ्रेंड के पिता एक असली किसान थे, जिसका मतलब था कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी मेहनत से कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बना था। सिया को लगा कि वो इतनी प्रेरणादायक कहानी गलत याद नहीं रख सकती। तो क्या उसने बॉयफ्रेंड बदल लिया?
सिया ने मन ही मन सोचा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक इज्जतदार कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था। उस समय स्नेहा एक गंजे बूढ़े को भी किस कर सकती थी। क्या वो ऐसे हीरे जैसे कुंवारे को छोड़ना चाहेगी? सिया को अभी भी ललित के साथ स्नेहा के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसने अनजाने में स्नेहा के अमीरजादी बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था, और स्वाभाविक रूप से वो ये भी नहीं जानती थी कि स्नेहा ने बहुत पहले ही अपना शिकार बदल लिया था। हालांकि जो वो जानती थी वो ये था कि चाहे स्नेहा के लिए कोई भी वजह हो, उसे उसका भांडा नहीं फोड़ना चाहिए, वरना ये सबके सामने उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। स्नेहा दूसरों की कमियों को सबके सामने उजागर करने की घिनौनी हरकतें करने में माहिर थी, लेकिन सिया ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती थी। सिया के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर स्नेहा को लगा कि वो जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही है, और उसका दिल गुस्से से जल उठा। जिस किसान के बेटे की तुम बात कर रही हो वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या तुमने ही उसे जेल नहीं भिजवाया था? अब यहाँ मेरे सामने क्या नाटक कर रही हो? मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर माहौल गलत न होता तो स्नेहा दौड़कर सिया को 2 थप्पड़ रसीद करना चाहती थी। हालांकि भले ही वो गुस्से से उबल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं दिखा। वो अभी भी ऐसी लग रही थी जैसे कुछ गलत नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए उसने सिया से कहा, तुम्हें गलत याद होगा, मेरे बॉयफ्रेंड के पिता हमेशा से इस अस्पताल में पीडियाट्रिक्स के डिप्टी हेड रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार वो जल्द ही डिपार्टमेंट हेड के रूप में प्रमोट होने वाले हैं। उस समय मेरा बॉयफ्रेंड भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए डिप्टी हेड के रूप में प्रमोट हो सकता है। इसलिए लाइन कटवाने में तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बस एक इशारा भर है। वो सिया की मदद करने का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि पहले सिया के मन में उम्मीद जगा सके, और फिर जब सिया कृतज्ञ होकर मान जाए तो वो उसे हिकारत से ठोकर मार दे और कहे कि वापस लाइन के अंत में जाकर खड़ी हो जाओ। यह मानसिक प्रताड़ना, उम्मीद से निराशा तक, दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज थी। ये हाथ पैर कटने से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। आसपास के लोग स्नेहा की बातें सुनकर उनकी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं थी, बस बहुत ज्यादा जलन थी। आखिरकार भारत में जान पहचान और सिफारिश से ही काम होते हैं। अस्पताल में किसी जान पहचान वाले की मदद से लाइन कटवाना उनके लिए पूरी तरह से सामान्य था। वे अपने कस्बे और शहर के अस्पतालों में भी यही करते थे, इसलिए वे इसके आदी थे और ज्यादा कुछ नहीं कहते। वे बस जल रहे थे, स्नेहा की पहुंच से जल रहे थे, और खुद को कोस रहे थे कि वे स्नेहा से पहले क्यों नहीं मिले, वरना उन्हें और उनके बच्चों को लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता। वहां हर कोई अपने बच्चों को इलाज के लिए लाया था। माता पिता के रूप में उनका दिल अपने बच्चों से जुड़ा था, और हर कोई डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहता था। हर कोई अपने बच्चे की बीमारी जल्दी ठीक करना चाहता था। जब तक उनके बच्चे जल्दी ठीक हो सके वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए उन सब ने अपनी नज़रें सिया पर टिका दी, ये सोचते हुए कि स्नेहा की सिफारिश से सिया निस्संदेह इलाज के लिए अंदर जाने वाली पहली होगी। स्नेहा भी इस वक्त यही सोच रही थी। उसे लगा कि सिया के पास उसका ये दयालु प्रस्ताव ठुकराने की कोई वजह नहीं है, और एक बार जब सिया ने उससे लाइन कटवाने के लिए मदद मांगी तो वो उसका गौरवशाली पल होगा। फिर वो उसे घमंड से मना कर सकती थी, फिर उसे बेरहमी से अपने पैरों तले कुचल सकती थी और पूछ सकती थी कि तुम इसके लायक क्यों हो? क्या इसलिए कि तुमने कॉलेज में गंदे धंधे किए, हजारों मर्दों के साथ सोई? वैसे भी यहाँ कोई कॉलेज का दोस्त नहीं था, कौन जानेगा कि जो उसने कहा वो सच है या झूठ? क्या इसलिए कि तुम्हारी बेटी ने भी तुम्हारे जैसे लक्षण सीख लिए हैं और भविष्य में वो भी हजारों मर्दों के साथ सोएगी? तुम सिया मुझसे स्नेहा से बेहतर क्यों हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है सिया जो मुझसे स्नेहा से बेहतर है? कॉलेज में बहुत चमकती थी न तुम? मैं अब देखूंगी कि तुम्हारे पास मुझे चुनौती देने की क्या औकात बची है। जैसे ही उसने ये सोचा, स्नेहा को अपने पूरे शरीर का खून जोश से उबलता हुआ महसूस हुआ। वो सिया की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिलाना चाहती थी। सिया और उसकी नाजायज औलाद को पूरी तरह बेकार साबित करना चाहती थी। स्नेहा ने अपनी अंदरूनी उत्तेजना को बड़ी मुश्किल से दबाया, सिया के मदद मांगने का इंतजार करती रही। हालांकि उसे और आसपास के मरीजों को पूरी तरह हैरान करते हुए सिया ने बस अपना सिर हिलाया और बहुत ही निर्णायक रूप से स्नेहा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कोई जरूरत नहीं, यहाँ हर कोई परेशान है, हम रजिस्ट्रेशन के नंबर से ही जाएंगे। ये सुनते ही आसपास के मरीजों की आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। क्यों तुम डॉक्टर को जल्दी दिखा सकती हो और तुम नहीं दिखाओगी? स्नेहा ने कुछ घबराहट के साथ पूछा। उसने बड़ी मेहनत से वार करने की तैयारी की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके सारे तीर हवा में चले गए। इससे उसे बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे वो जीत के करीब थी, लेकिन तभी सामने वाला अचानक रुक गया और कहा कि खेल खत्म। लानत है, ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? इनमें से कई लोग छोटे शहरों और अस्पतालों से आए हैं, उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हमें उनका समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए रहने दो, बस नंबर से ही चलेंगे, सिया ने बेपरवाही से कहा।
जैसे ही ये शब्द निकले, जब आसपास के लोगों ने सिया को दोबारा देखा तो उनकी आंखों में एक सम्मान था। हालांकि उन्हें स्नेहा के सिफारिश इस्तेमाल करने से कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंततः इससे उनका समय ही बर्बाद होता। अब जब सिया ने खुद विशेष उपचार से इनकार कर दिया तो वे हैरान भी थे और शुक्रगुजार भी। क्या तुम्हें यकीन है, लंच ब्रेक से पहले शायद तुम्हारा नंबर भी ना आए? स्नेहा ने हार नहीं मानी, उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर लंच से पहले नहीं तो दोपहर में, अगर दोपहर में नहीं तो कल। मेरे पास इन दिनों काफी समय है, कभी न कभी तो हमारी बारी आएगी ही, सिया ने शांत और सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, बिना किसी जल्दबाजी के। उसे सच में अब कोई जल्दी नहीं थी। ऑफिस में काम ज्यादा नहीं था और उसकी लाडो बिल्कुल ठीक थी। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी एकमात्र चिंता अब देवांश था, जो 2 हफ्तों से गायब था और उसे नहीं पता था कि वो कैसा है। और स्नेहा की मदद न लेने की वजह ऊपर बताई गई वजह के अलावा ये थी कि जब से उसे पता चला था कि स्नेहा ही अफवाह फैलाने वाली थी, सिया हमेशा उससे सावधान रहती थी। कोई ऐसा इंसान जिसने उससे इतनी नफरत की और उसे फंसाया, अचानक भलाई दिखाने आए तो दाल में कुछ काला जरूर होगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन सिया ने तय किया कि वो अपनी शांति बनाए रखेगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ये संयम और शांति, हर स्थिति में शांत रहने की उसकी क्षमता, स्नेहा को तेज लंबे कांटों की तरह चुभेगी, उसकी आंखों में असहनीय दर्द पैदा करेगी। स्नेहा किसी और से बेहतर जानती थी कि एक औरत तभी इतनी शांत और संयमित हो सकती है जब वो एक ऐसी जिंदगी जी रही हो जहां उसे किसी चीज की कमी न हो और इस तरह उसमें आत्मविश्वास हो। दूसरे शब्दों में, सिया, जिसे उसकी नज़रों में बर्बाद और गरीब होना चाहिए था, शायद सड़कों पर भीख मांग रही होनी चाहिए थी, वो असल में उतनी बुरी हालत में नहीं थी जितना उसने सोचा था। बल्कि वो शायद उससे भी बेहतर स्थिति में थी। उसके पास तो 200 स्क्वायर मीटर का लग्जरी फ्लैट भी नहीं था, फिर भी उस रईस-ए-जादी के पास था। और यह वो बात थी जिसे स्नेहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिया ने ऐसे घटिया पति से शादी की और उसकी बेटी को लाइलाज बीमारी थी, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होनी चाहिए थी। वो उससे बेहतर कैसे जी सकती है, और वो इतनी शांत कैसे हो सकती है? ये सब सोचकर स्नेहा का चेहरा काला पड़ गया और उसके भाव गुस्से में बदल गए। उसने मूल रूप से सिया को धीरे धीरे तड़पाने का इरादा किया था, पहले सिया को उम्मीद से भरने का और फिर उसे पूरी तरह से निराश करने का, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सिया उसके जाल में फंसेगी ही नहीं। ये औरत इतनी होशियार कब हो गई? कॉलेज में तो ऐसा नहीं लगा था। चूंकि सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। स्नेहा ने मन बना लिया, फिर सिया से एक अजीब ताने भरे लहजे में कहा, ठीक है, तुम महान हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे जाल में नहीं फंसोगी, तो मैं अब घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। सच कहूं तो अगर तुम चाहती हो कि मेरे होने वाले ससुर तुम्हारी बेटी का इलाज करें तो इसका कोई चांस नहीं है, जब तक कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर 3 बार नाक न रगड़ो और फिर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट न करो कि तुम एक आवारा औरत हो। वरना बस इंतजार करो अपनी बेटी के मरने का। कुछ जख्म तलवार से नहीं लगते, वे फुसफुसाहटों से लगते हैं। कॉलेज की अफवाहें, टूटी दोस्ती और वो नाम जो सालों बाद भी दिल में कांटे की तरह चुभता है। लेकिन सिया वही लड़की नहीं थी जो सफाई देती फिरती थी। उसने लाइन काटने से मना कर दिया, मदद ठुकराई और अपमान को चुपचाप वापस लौटा दिया। क्योंकि कुछ औरतें जीतने के लिए नहीं, किसी के सामने झुकती, भले ही दाव उनकी पूरी दुनिया क्यों ना हो।